कीपिंग इंट्रोडक्टरी सेशन कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा इन दिस कोर्स ऑफ 14, 15, 16, 17 मंथ जितना भी ड्यूरेशन रहेगा टिल अक्टूबर 2024। और आपको क्या करना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या नहीं करना है। दोनों चीज़ें ही कंपेरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पर्सनली मानता हूँ क्या नहीं करना है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन क्या करना है। बिकॉज बीइंग इन ओल्ड राजेंद्र नगर अच्छा है कि बुरा है? ज़्यादा बुरा है। उसका एक रीज़न है। Here approximately how many students they prepare for this exam every year? जब फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी प्लीज आप कोऑपरेट करिए, जो जो पूछते जा रहे हैं आपके अपने क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उसको भी आप बताते जाइए। और फिर टुडे एक गाइडेंस सेशन रखेंगे, कल को एक और कुछ नई चीज़ के ऊपर मूव करेंगे ताकि आपको तैयारी कैसे करनी, और साथ में इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा मैपिंग के थ्रू, और फिर उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। ये पूरा सेशन रखेंगे। कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं? अप्रोक्सीमेटली एक सिंपल सी फिगर लेके चलते हैं कि 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म फिल करते हैं। पेपर देते कितने हैं? 4 से 5 लाख प्री दे दिया। मेंस कितने देते हैं? अप्रोक्सीमेटली 12,000 के आसपास। इंटरव्यू कितने देते हैं? सिलेक्ट कितने होते हैं? 900 के आसपास। आईएएस कितने बनते हैं? 80 बच्चे आईएएस बनते हैं। और बाकी अलग अलग पोस्ट में बन जाएंगे, मीन्स इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए। जो सिलेक्ट हो गए और आईएएस नहीं बने और लास्ट अटेम्प्ट नहीं था, दोबारा पेपर देंगे, ये तो श्योर ही है। रेयर आर आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ 900 स्टूडेंट्स, 933 इस बार हुए हैं। 5-7 ही ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे मेरे को आईपीएस से संतुष्टि है, मैं दोबारा पेपर नहीं दूंगा। नहीं तो सब लोग पेपर देते ही देते हैं दोबारा। आईएएस कितने बच्चे दोबारा पेपर देंगे? एक अप्रॉक्सीमेट फिगर लगा लो, 700 तो देंगे ही देंगे। कितने लोग ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं जो फेल हो चुके हैं, और इसमें से माइनस कर दें अनदर 1400 बच्चे। कितने बच्चों ने एक बार मेंस दिया हुआ है? 12,000। इसमें से 8-9,000 तो ये भी होंगे, प्लस 9,000 कितने हो गए? 9 और 2 11 लगा लो अप्रोक्सीमेटली। 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी 9,000 8,000 ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और उनके सिलेक्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो कंपटीशन कितने के बीच में होता है? यूपीएससी का कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में है? जो 10 लाख तैयारी कर रहे हैं इसमें से कंपटीशन कितने का है आपके साथ? योर कंपटीशन इज मैक्सिमम विद 25 to 30,000 स्टूडेंट्स। बाकी सब यहाँ मजे मारने आते हैं, और यहाँ नहीं, हर जगह पे हिंदुस्तान में 25-30 मैक्सिमम, ये 40,000 का एक फिगर है जो सीरियस बच्चे हैं यूपीएससी के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, और बाकी सब मोहमाया में फंसे हुए हैं। पढ़ना है बिकॉज घर वालों ने चाहा था कि हमारा बच्चा कभी आईएएस बनेगा। मैंने उस आईएएस ऑफिसर को देख के अपना ड्रीम चूज कर लिया था, मैं अब आईएएस ऑफिसर बनूंगा। लेकिन खुद की कैपेबिलिटी कितनी थी या कितनी नहीं थी वो एक अलग बात है। सेकंड थिंग, जरूरी नहीं है कि जो बच्चे अपने स्कूल कॉलेज में टॉपर्स रहे थे वही आईएएस बनेंगे। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो स्कूल में 2 बार फेल हुए हैं 10वीं से पहले, कॉलेज में रेस्टिकेट हुए हैं बिकॉज ऑफ लड़ाई एंड ऑल दोस थिंग्स, और आजकल आईपीएस ऑफिसर पोस्टेड है। कई लोग ऐसे स्कूल से फेल हुए, स्कूल में तो अब 10वीं से पहले तो फेल ही नहीं करते ना, अब इतने बड़े थे कि 10वीं से पहले 2 बार फेल हो गए थे, तो वो भी आज आईपीएस ऑफिसर हैं। What I am trying to say is, अगर आप इस एग्जाम को जो ये फिगर लिखा है 30-40 हजार मैक्सिमम लगा लो, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करी एंड दे बिकेम कंपैरेटिवली क्वाइट सीरियस कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर ये सीरियस है बच्चे, या मैक्सिमम लगा लो, फिगर बनता नहीं है 40,000 फिर भी लगा लो, तो नॉन सीरियस कितने हो गए? 9,60,000 नॉन सीरियस स्टूडेंट्स।
और सीरियस कितने? सिर्फ 40,000। 40,000 में से दिल्ली में कितने होंगे? मैक्सिमम 10,000, मैक्सिमम अपर टू अपर लिमिट। क्या चांसेस है कि आपको ये बंदे मिलेंगे? रेयर ऑफ द रेयर चांस। तैयारी कर रहे हैं यू इन राजेंद्र नगर इज अ ब्लेस। अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो इट्स अ बेन। अगर आप सिर्फ इधर उधर की बातें सुनने में लग गए हो तो वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मटेरियल का एक्सेस होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हमने तैयारी शुरू करी थी 2010-11 के आसपास, तो मटेरियल मिलता था लेकिन लिमिटेड मिलता था। और 2000 हमसे जो पहले वाले सुपर सीनियर थे जो बताते हैं 2004-5 वाले, वो तो ये बोलते कि मटेरियल बड़ी मुश्किल से मिलता था। तब एक प्रॉब्लम थी कि मटेरियल मुश्किल से मिलता है। आज एक प्रॉब्लम है कि इतना मटेरियल है, इस गंद में से निकालना क्या है वो नहीं पता लग रहा, रखना क्या है आपके पास जो निकाल के आपने पढ़ना है वो नहीं पता लगता। बिकॉज एक्सेसिव मटेरियल दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कल एक स्टूडेंट आई, 2022 बैच की स्टूडेंट थी। शी इज नॉट क्लियरिंग द प्रीलिम्स, चलो ठीक है, एंड शी बैठी अपना बात अपना दुखड़ा रो रही थी, सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं, प्रीलिम्स नहीं हो रहा, घर वाले शादी का बोल रहे हैं। घर लड़कियों के साथ ये भी तो एडिशनल प्रॉब्लम हो जाती है। लड़के थोड़े से बेशर्म से होती है, प्रॉब्लम तो उनके साथ भी होती है, लेकिन वो लगे रहते हैं तैयारी करने के लिए। तो लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम है, लड़कियों के साथ थोड़ा सा हो जाता है। मैंने बोला कि कितना पढ़ाई किया था? सर मैंने बहुत पढ़ा। इस बार यूपीएससी का पेपर देखो, एक चीज होती है रियलिटी, एक चीज होती है जो अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह फैलाने वाले के पास पैसे बहुत होते हैं ना, कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऑल दोस थिंग्स दैट आर देयर। या बहुत बढ़िया मोटिवेटर हो सकते हैं, बहुत बढ़िया यूट्यूबिया हो सकते हैं, और पढ़ाई में 0/0 हो गए, ठीक है ना। तो अफवाह फैलाना है। एक अफवाह क्या फैलाई जा रही है या फैलाई जा चुकी है, क्योंकि इतने बंदे हैं ना ये, और ये चेले भी उसी वक्त के हों, उसी के होंगे जो निकम्मा है, ठीक है। इतने बंदे हैं ये 9,60,000। इनको पेपर आसान लगेगा कि मुश्किल लगेगा? यूपीएससी का दिमाग हिल चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। और इनके मैं यूट्यूब के ऊपर हम देख के इनके गुरुओं को भी हंस रहे थे देख देख के। एक तो इतना बड़ा निकम्मा है, कहता मैंने सीसेट पेपर सॉल्व करने के लिए मेरे को खुद 3 घंटे लग गए। भाई तो बहुत बड़ा निकम्मा है, तेरे को खुद 3 घंटे लग गए तो देख लेना जाके, यूट्यूब पे मिल जाएगा। 3 घंटे लग गए। फिर तू क्या ऐसा क्या पढ़ाया होगा बच्चे को जो तेरे खुद नहीं सॉल्व कर पाया? तू अगर जीएस के टीचर पढ़ा रहे हैं और उनको आंसर नहीं आ रहे हैं, मैं मानता हूं सब आंसर नहीं आएंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 में से 13 तो टीचर को आने चाहिए ना। 2 मान गया भी चलो नहीं आ रहा, उस टाइम के ऊपर रिकॉल नहीं हो रहा कुछ भी, 13 तो आना चाहिए। वी वर लुकिंग, जैसे यूट्यूब के ऊपर प्रीलिम्स का पेपर हुआ इस साल, लोग वीडियो डालने लगे, ये करने लगे, इसका आंसर ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका आपने भी देखा होगा, ऑल दोस थिंग्स आंसर कीज दैट आर देयर। और एक तो इतना जबरदस्त था, पेपर का टाइमिंग क्या होता है? प्रीलिम्स पेपर का टाइमिंग पता है? पहले पेपर का टाइमिंग है 9:30 से 11:30। इतना जबरदस्त बंदा था, वो 11:15 के ऊपर ही पेपर एनालिसिस करने लग गया। मैंने बोला हद है यार, पेपर तो खत्म हो जाने दे फिर एनालिसिस कर लेना। क्या ये कभी कितना गाइड कर सकते हैं? खुद नहीं, सिर्फ एक व्यूज लेने के चक्कर में कंपेटिटिव फंसे हुए। एंड यहीं पे कोरोना के बाद ये इतने लोग यूट्यूबिया लोग उठ चुके हैं, इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं पता, कोई यूपीएससी क्रेडेंशियल्स नहीं पता, बस लेकिन आके बढ़िया सी पीपीटी बना के बढ़िया से शेरो शायरी और गंदी सी मोटिवेशन लेके अपने आप को यूट्यूब के टीचर बनने लग गए हैं। अगर इन आने वाले 15-16 महीने में ऐसे बेवकूफ लोगों से बच सकोगे, आई वुड से, मैं मुंह पे बोलता हूँ, आप मेरे को पूरा साल ऐसे ही देखोगे, आपको भी डांटूंगा, मुंह पे डांटूंगा, मैं नहीं देखूंगा तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, इज्जत हो रही है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ ये भी बोलता हूँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ मेरे मुंह पे बोल दो, दोनों चीज बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि वन वे है, मैं ही बोलूंगा, आप भी बोल सकते हो जहाँ पे मैं गलत हूँ। लेकिन ऐसे बेवकूफ लोगों से 11:30 बजे शुरू कर दिया, फिर और कुछ वीडियोस देखी फन एकेडमी की, वो टीचर ऐसे बैठे हुए हैं, कहते चलो जो खाना खाने चलते, कहते आंसर तो निकाल लो, मेरे खुद नहीं आ रहे, वीडियो पे बोल रहा है बंदा ज्योग्राफी का। यार हद कर दी तुम लोगों ने, इतने बड़े निकम्मे।
टीचर खुद बोल रहा है, इतने बड़े बड़े स्टार पर टीचर बना रखा, उनको देख लेना जाके, अभी पढ़ी है, अरे यार इतना टाइम हो गया, मैं तो आंसर निकाल लो, मेरे को नहीं मिल रहे। गूगल पे टाइप कर रहा है, पढ़ाया क्या तुमने निकम्मे? अगर यही सब हरकतें करनी है तो दिस इज समथिंग रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल जैसे पेपर खत्म हुआ, आधे पौने घंटे बाद में प्रूफ वीडियो के साथ हाजिर हो गया था, ये लो जी इस लाइन से यहाँ पे आया हुआ है। अरे मैंने खुद वो किताब लिखी हुई है, मेरे को पता है कहाँ पे क्या कौन सा वर्ड दिया हुआ है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वर्ड टू वर्ड में बता दूंगा, यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो। कल मैपिंग की क्लास है, ऐसे करो आपको, अरे थोड़ा हाथ ऊपर करो नीचे करो, मिल जाएगी जगह। हर चीज ये माइंड में। टीचर ही किताबों में ढूंढने लग गया तो टीचर कैसा? एक सिंपल सी बात, आपने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? टीचर को जब डाउट पूछते थे, टीचर किताब खोलता था क्या? नहीं, उसका काम है आपको आना चाहिए। ये सब स्लाइड रीडर्स होते हैं, स्लाइड पढ़ते जाओ, बोलते जाओ, पढ़ते जाओ, बोलते जाओ, और फिर उनको लगता है कि हम यूपीएससी के, और एक बढ़िया सी कंपनी मिल जाती है प्रचार करने के लिए, बढ़िया सी ऐड करने के लिए, और उनको लगता है कि काम हमारा बढ़िया लूटा के ठीक आ गया। कुछ तो फर्स्ट क्लास में जाके बोल देते हैं मैं टीचर नहीं हूँ, सुना होगा ना अब तो बोझा का, ठीक है मैं टीचर नहीं हूँ। फिर यूपीएससी का क्यों कैरियर खराब कर रहा है बच्चे? अगर मोटिवेटर ही बनना है तो मोटिवेशन प्लेटफॉर्म पे जाओ ना। एंड सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स आल्सो। भाई कैरियर तो तुम्हारा खराब हो रहा है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, एक नहीं कि उसको पैसे नहीं मिल रहे, वो तो खुद बोल रहा है कि तो दूसरा प्लेटफॉर्म छोड़ के इधर क्यों आ गया, इतना ज्यादा पैसे दे रहे थे, और बच्चे भी इतने बेवकूफ हंस रहे हैं। कल को इससे कोई और ज्यादा देगा, वहां पे भाग जाएगा, तुम्हारा कैरियर क्या होगा? अगर ऐसी चीजों से बच सकते हो, यूट्यूब से बच सकते हो आने वाले 15-16 महीने के लिए, द कैरियर इज योर्स। कमिंग बैक टू जूही जो अपनी बात शेयर कर रही थी, मैंने बोला जूही ईमानदारी से बताओ, कई बार अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती है। कहते हमारे क्लास में 7-8 ऐसे बच्चे थे, और हर क्लास में मिलेंगे वो, अभी ऑनलाइन बच्चे हैं, पेपर एग्जाम चल रहे, जैसे ही आ जाएंगे आने वाले 15 दिनों में आपकी क्लास बढ़ जाएगी। जैसे ही ऑफलाइन से ऑनलाइन से बच्चा ऑफलाइन में शिफ्ट करता है एग्जाम या किसी और कारण की वजह से, तो वहां पे कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, मैं क्लास में ही बोलूंगा, जो उनको लगता है कि हम ब्रह्मस्त्र है जी, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, टीचर जो पढ़ा रहा है इसको कुछ नहीं आता, हम ही हम हैं। तो वो क्या करता है कि हमने एक आपको नोट्स दे दिए, इसको नहीं फॉलो करना, दूसरी कोचिंग के नोट्स उठा लो, दूसरी बुक उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। अरे हमारे पास नहीं अवेलेबल, क्या ये? पहली बात तो ये, हमें अगर आपको 4 किताबों का पता है, एक तो ज्यादा हमें पता ही होगा, एक बात तो श्योर है, आपको 4 पता, में 5 तो पता ही होगा। और एक और बात है, यहाँ पे चाय वाले को भी 6 किताबों का नाम पता है। गो टू चाय, अनिल चाय वाला, भाई पॉलिटी के लिए किताब बताना, बता देगा 4 किताबों के नाम। भाई इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी चल रही है बता देगा वो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस 4 किताबों से निचोड़ के पढ़ना क्या है, वहां पे मुक्का हिसाब को काम। फॉर एग्जाम्पल अभी जो इवनिंग बैच में जो स्टूडेंट जिनको मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था, उनसे पूछना, एंशिएंट हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। मॉडर्न हिस्ट्री के तो आए 2 क्वेश्चन, ठीक है, फिर और बच क्या गया? मेडिवल से भी वो तो सेम डे प्रूफ वीडियो डाल दी थी। ये क्यों पॉसिबिलिटी हो पा रही है कि वहां से पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, और दूसरे के पढ़ाए हुए से नहीं आ रहे? उसका एक ही कारण है, यहाँ पे पढ़ाने वाले कंपैरेटिवली टीचर्स हैं, जिनका एक ही काम है, आपने सिर्फ पढ़ाना ही है और फालतू की बातें हरकतें नहीं करनी। या फॉर एग्जाम्पल इतने में हमारा कोर्स खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, 10% ऑफ हो जाएगा, ऐसे ही होता है ऑनलाइन पे, तो जैसे बोली चल रही होती है। दैट इज नॉट द केस फॉर टीचर्स। यहाँ पे अगर पढ़ाने का काम ही करोगे, यू विल बी इन अ पोजीशन टू कंपैरेटिवली अंडरस्टैंड दिस थिंग। और अगर उसी जो नोट्स पढ़ा रहे हैं, मैं कभी मना नहीं करता कि जो मैंने पढ़ाया सिर्फ वही पढ़ो, कुछ और पढ़ना चाहते हो आप दिल से पढ़ो, लेकिन जो पढ़ाया हुआ उसको याद करने के बाद, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी, और टेस्ट भी होगा। अगर आप इसको छोड़ के कुछ पढ़ना चाह रहे हो, आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसको याद करने के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को बहुत ही ध्यान से रखना। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो। ना तुम्हें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ना इस सीक्वेंस में कुछ आने वाला है। स्टूडेंट को दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा ही लगता है, और ये होता भी है। जब हम आपकी जगह पे थे तो हमने भी यह हरकतें करी थी, जो बाद में संभल गए थे, क्योंकि उनको हमें लगता है कि नहीं यार, पड़ोसी पता नहीं ऐसा क्या पढ़ रहा है, अगर मैं ना पढ़ूंगा तो वो निकल रह जाएगा मेरा।
फर्क कितना होगा, हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे वो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन एक बात है, जब उन्होंने हम ये ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे इन्वायरमेंट हो गया, तो इन हिस्ट्री और हिस्ट्री को कंपेयर करके देख लेना, तोते उड़ा देंगे इनके। ये भी सीना ठोक के बोलता हूँ, जो हमने पढ़ा दिया उसको उसी के साथ कंपेयर करके देख लेना, और एक नहीं 3 4 5 कोचिंग के नोट्स उठा के देख लेना। नोट्स भी सबसे पतले होंगे हमारे, और सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी होंगे, दोनों चीज। क्यों? हर चीज जो काम की है नोट्स में सिर्फ वही रखी जाएगी, फालतू की कोई चीज आपको वहां पे नहीं करने वाली। जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया उसका कंपैरिजन करके देख लेना। कल को जैसे आज तो पूरे का पूरा आपको गाइड किया जाएगा, कल ध्यान रखना, कल आपने एक एटलस लेकर आनी है, लिख लो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। एक आती है स्कूल एटलस, एक आती है स्टूडेंट एटलस, हमने स्टूडेंट एटलस लानी है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ये लेकर आनी है। अगर मिल जाए तो 3rd एडिशन ले लेना, 3rd एडिशन अगर मिल जाए, नहीं मिली तो अलग बात है। हाँ, एवरी बुक शॉप स्कूल मत ले लेना, स्टूडेंट लेना है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ले लेना। अगर पॉसिबिलिटी ब्राउन से कलर की होगी, है ब्राउन कलर की होगी या ब्लू कलर की होगी फ्रंट में, येलो कलर वाली मत लेना, येलो वाली मत लेना, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, नॉट येलो। कल को इंडिया के मैप का थोड़ा बहुत आपको बताएंगे कहाँ पे क्या है, सो दैट आपको जब हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा मैं, आपको समझ रहे, हाँ इस रीजन की बात कर रहे हैं, इसकी रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, बिकॉज बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। कमिंग बैक, अब आपने करना क्या है कि जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कुछ बेसिक्स अपने मन में सोचते हैं, मैं ये करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है। पहला एक होता है एनसीईआरटी। जब हमने तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं एनसीईआरटी डेफिनेटली है, मेजॉरिटी टॉपर्स रिकमेंड करते हैं मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा जब पढ़ूंगा, लेकिन दिस इज वन एरिया दैट इज द मोस्ट इग्नोरेंट वन। इस बार अगर क्लियरली देखो कुछ 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से आए हैं, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी इनको मिला के इतने एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी की तो +1 +2 की एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कितने इस बार जब डिस्कशन लिया प्रूफ वीडियो का, यहाँ ये सीधा एनसीईआरटी से आया है। एनसीईआरटी क्या, हमारा एनसीईआरटी जो सिनॉप्सिस हमने कंपेरेटिवली बनाया हुआ है, तो इसकी जो क्लासेस चल रही हैं वो नहीं मिस करनी, यू हैव टू अटेंड दोस क्लासेस इन डेफिनेट फॉर्मेट, और साथ में ही प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं जो आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में करने ही, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफलाइन में आपको तो बुकलेट मिलेगी, ठीक है, तो डू प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। वहां पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कैसे, जैसे 6 से लेकर 12th क्लास हमने क्लब करके बनाए हुए हैं, वो मींस अगर कुछ एंशिएंट हिस्ट्री है, कुछ 6th में है, कुछ 8th में है, कुछ 11th में है, ऐसा तो हमने वहां पे क्वेश्चन इकट्ठे करते, जब टॉपिक करवाएंगे तो आपको इकट्ठा ही एक जगह पे वो करवा देंगे, ताकि आप में उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। सेकंड थिंग, करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आई कैन एश्योर यू दिस मच कि अगर आप सिर्फ क्लास नोट्स कर लोगे, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। नॉर्मली लोगों के मन में बैठा होगा 365 देख लूंगा, ये देख लूंगा, वो देख लूंगा। आप एक बार क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड करने के बाद दोनों टॉपिक्स को कंपेयर करना, जो हमने करवाया है और जो मार्केट में बिक रहा है, तो दोनों में फर्क आपको पता लग जाएगा। इस बार भी देखना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो करंट अफेयर से बाहर गया था, बिकॉज इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करंट अफेयर आपको करवाया जाएगा। देयरफॉर करंट अफेयर की क्लासेस आपकी फ्राइडे एंड सैटरडे को हैं। इस क्लासेस को अटेंड करना ही करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बिकॉज करंट अफेयर अगर खुद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम लगता है इंडिया, ऑन एन एवरेज 2 घंटे लगा लो, इंटू 7 14 आवर्स तो बन ही गए। उसके बाद नोट्स भी बनाने हैं उसके, फिर ये भी कहा जाता है कि यार एक न्यूज़पेपर से काम नहीं चलता, दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी है। हिंदू के साथ इंडियन एक्सप्रेस भी उठा लो, हिंदू आधा समझ ही नहीं आता ये क्या हो गया हमारे साथ। फिर एक मैगजीन भी रिचुअल बना हुआ है कि यार ये भी मंथली मैगजीन भी इनका ले लो, तो कितनी प्रॉब्लम फंसोगे। अगर 14 घंटे प्लस एक्सप्रेस भी पढ़ोगे 7 घंटे, ठीक है, तो कितना 20 घंटे तो हो गए कम से कम, इंटू 4 80 आवर्स, इंटू +100
मैगजीन भी तो पढ़ोगे अगर वहां से कुछ आना हो तो कम से कम 180 से 200 घंटे तो हो ही गए। ये कितना है आपका, फॉर एग्जांपल 2.5 आवर्स इंटू 2, 5 आवर, हफ्ते में महीने में 4, 8 क्लास होगी तो कितना हो गया, 20 आवर्स में आपका खत्म हो गया। ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज with questions also, prelims and mains question also, with everything in a very clear and crystal format, with a proof that इसमें से सब कुछ आ रहा है। इससे ज्यादा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं। मैंने शुरू यही से किया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेस ऑफ द मटेरियल दैट हैज बीन देयर। यहाँ पे आपको हर कोचिंग के नोट्स मार्केट में मिल जाएंगे, हमें छोड़ के, हमारा नहीं कुछ भी आपको मार्केट में मिलेगा। ठीक है, क्यों? हम रखते ही नहीं, हमारा वो ट्रेंड ही नहीं कि मार्केट में मटेरियल रखने का। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जब इतना ज्यादा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है और जो लाइब्रेरी कल्चर यहाँ पे कंपेरेटिवली डेवलप हुआ पिछले 5-7 साल में, इसने बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैरियर तबाह कर दिया है। लाइब्रेरी ज्यादा तो आशिकी के अड्डे बन चुके हैं। ठीक है, कि वहां पे एक ही बात होती है, लड़का लड़की सिगरेट ये वो दारू खत्म। ठीक है, सेकंड थिंग, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल ही इज ओनली स्टडिंग मुलुक काइस की क्लास नोट्स, लेकिन जो वहां पे 15-20 लोगों का कुनबा बैठा है ना, तो वो किसी और इंस्टीट्यूट के पढ़ रहे हैं, क्योंकि फेल होने वाले तो ज्यादा होते हैं। तो फेल होने वाले, अब इसके माइंड में यार मैं भी देखूं, पता नहीं वो क्या पढ़ रहा है। अगर आप अपने आप को 1-1.5 साल कंट्रोल कर गए, यार वो कुछ भी पढ़ते रहे, मैंने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ इसी चीज के ऊपर पिछले 4 साल से मुल्क का इस गारंटी ले रहा है कि नोट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो मैं यही पढ़ूंगा। बिकॉज एक बात याद रखना, प्रीलिम्स को पास करने वाले बच्चे कितने हैं? सिर्फ 12,000। प्रीलिम्स में फेल होने वाले बच्चे 3,88,000 है। तो लाइब्रेरी तो फेल होने वाले से भरी होगी ना, पास होने वाले से तो भरी नहीं होगी। वाजीराम की क्लास में चले जाना, मैं सीना ठोक के बोलता हूँ 500 की क्लास में अगर 50 बच्चों का प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया तो सबकी एडमिशन मैं अपने पैसे से करवा कराऊंगा वहां पे। 50 बच्चों का सिर्फ 15 का ही हो जाए तो भी बता कर दूंगा। 15 का 500 में से होगा ही नहीं, हमें पता है। पढ़ाते कुछ है, पेपर में कुछ पूछा जाता है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। बच्चों का कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर इस प्रॉब्लम से बच जाओगे, यू विल बी कंपेरेटिवली इन अ मच बेटर पोजीशन। तो करंट अफेयर की क्लासेस कोई भी मिस नहीं करनी है, कंटिन्यूअसली आपको करंट अफेयर की क्लासेस करवाई जाएंगी एंड वीकली, एंड दिस व्हाट विल बी कवर्ड इन द करंट अफेयर क्लासेस विल बी मोर देन सफिशिएंट। थर्ड, डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे ऑफलाइन हार्ड कॉपी में भी और ऑनलाइन में भी, उसको सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल आपको 20 क्वेश्चन मिल गए, 25 मिल गए, 15 मिल गए। 20 में से पहले दिन आप 8 सॉल्व करोगे, फिर 12, फिर 14, फिर 15, 16 तक आप सॉल्व कर पाओगे आउट ऑफ 20। एक बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट ये नहीं आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हुए। और अगले दिन आके वो मेरे से, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो दूसरे टीचर पढ़ा रहे तो आपने उनसे मिलना ही मिलना है। अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करनी है, क्योंकि तभी 8 से वो 16, 17, 18, 19, 20 होंगे। अगर आप अपने तक ही सीमित रखोगे, नहीं यार ये यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, चलो छोड़ते हैं, आप अगले दिन मेरे पास आओ, सर यहाँ पे दूसरे पास के जाओ, क्योंकि कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जाती है क्वेश्चन फॉर्मेट में। क्योंकि कुछ फैक्चुअल होते हैं जो क्लास में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप उसको वैसे ही दिया होता है। अगर फैक्ट है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न होता है। दैट शुड नेवर बी द केस, बिकॉज अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस करना ही करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के साथ जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है और कन्फेक्चुअल छोड़ के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने हर टीचर से आके मिलना ही मिलना है। अब अगर आपको शर्म आ रही है तो उसको साइड पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर आपको 1 to 1 नहीं मिलेगा। आपकी बेइज्जती, आपकी इज्जत, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात मान लो, आपकी घर में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, और ये सही बात भी है कि आपके बिना घर में काम ना चल सकता हो। ठीक है, तभी तो घर वालों ने भेजा है कि चलो भाई ठीक है, तुम अपना तैयारी करो, हम तुम्हारे बिना हमारा चल जाएगा, 1-2 साल काम चल जाएगा। तो तुम्हारा एक ही काम है, सिर्फ पढ़ाई करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू डू। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको अच्छे तरीके से समझो। क्लास को ऑनलाइन एक्सेस भी तो ऑफलाइन वालों को फ्री मिल ही रहा है, वो देखो। प्लस अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, आप अगले दिन आके टीचर से मिलो ही। दिस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
क्लास से पहले मिलना चाह रहे हो, क्लास से पहले मिलो, नहीं क्लास के बाद तो टीचर अवेलेबल होते ही होते हैं। दैट इज वन थिंग दैट यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेली आंसर राइटिंग। डेली आंसर राइटिंग आपको अलग अलग तरीके से कराया जाएगा। इनिशियल फेज में जैसे एक क्वेश्चन दे दिया क्लास में, हर ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास। उसके बाद जैसे थोड़ा सा आप रेडी हो गए, आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे, भी 2 क्वेश्चन वो, उसके बाद रेगुलर चलता रहेगा। और जैसे प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा, 5-7 क्वेश्चन डेली आप लिखोगे। क्यों? आपका हाथ उस टाइम पे तेज करना है, आपका मेजॉरिटी सिलेबस कवर हो चुका होगा और आपका सिर्फ आंसर राइटिंग पे हम जोर देके प्रैक्टिस करवाएंगे। डेली आंसर राइटिंग इनिशियल फेज में, जो आंसर राइटिंग इनिशियल फेज में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर आप आंसर राइटिंग कितने टाइम में कर सकते हो, सीख सकते हो? ऑनलाइन आंसर राइटिंग कितने टाइम में सीख सकते हो? चलो, ऑन एन एवरेज जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर 2 महीने में भी आप आंसर राइटिंग सीख गए हो, तो इतना टाइम लगता है, इससे कम नहीं लगता, इससे ज्यादा नहीं लगता। अगर 2 महीने में आप आंसर राइटिंग सीख गए हो, आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया पोजीशन में हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया पोजीशन। अब आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम क्या है वो हम जैसी क्लास चलेगी बताएंगे। एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, उसके पीछे डिस्कस लग गया, सेम क्वेश्चन के पीछे एनालाइज लग गया, सेम क्वेश्चन के पीछे कमेंट लग गया, तो आपका आंसर जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, जमीन आसमान का। जो डिस्कस में लिखना है और जो एनालाइज में लिखना है सिर्फ 20-25% ही सेम होता है, बाकी सब अलग हो जाता है। और स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, पीछे कुछ भी हो मैं तो वही लिखूंगा जो मेरे को आता है। लिख लो भाई, नंबर तो अगले ने देने हैं, आगे वाले ने, बोलता मैं भी वही दूंगा जो मेरे को ठीक लग रहा है। एंड यूपीएससी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, इट नेवर डिस्क्रिमिनेट्स विद एनीवन। क्यों? उसके पास तो यार मॉडल आंसर है। अगर मॉडल आंसर दिए हुए हैं, अगर उस मॉडल आंसर से आपका आंसर मैच कर गया तो आपको मार्क्स दे देगा, अगर मैच नहीं किया आपको मार्क्स नहीं देगा, सिंपल एज दैट। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता। जो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं ना यूपीएससी भेदभाव करती है, ये करता है, वो करता है, कुछ नहीं, फालतू ड्रामा। वो एक कार्टून के पीछे लगे हुए हैं और एक 2-3 नए एंट्री कार्टून की हो चुकी है, उनके पीछे लगे हुए हैं जिन्होंने इनका कैरियर बर्बाद कर दिया और समझ नहीं रहे हैं। अभी 2-3 साल ये फर्जी ड्रामा और चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएंगे। एक पहले एक था, अब 2 और आ चुके हैं यूट्यूबिया जो टीचर बन रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कभी ऐसे नहीं होती। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको एक डायलॉगबाजी नहीं चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको टीचर और एक गाइड चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पे अगर इस चीज को आप 2 महीने में भी सीख जाओगे, आई वुड कंसीडर कि आप बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे हो, बहुत बढ़िया पोजीशन पे हो। इतना टाइम लगता ही लगता है। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनिशियल फेज में आपको आंसर लिखने में जो हमने पढ़ा दिया, जो पढ़ा के आपको भेज रहा हूं, ठीक है, उसके ऊपर आंसर लिखने में आपको 15 से 20 मिनट कम से कम लगेंगे। इनिशियल फेज में याद ही नहीं आएगा, हाथ ही नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज हमारा माइंड उस तरीके से ट्रेन ही नहीं हुआ है। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है सबको? माइंड ही उस तरीके से ट्रेन नहीं हुआ है। हमने ग्रेजुएशन करी है, कहीं से भी क्वेश्चन शुरू कर लो, कहीं से भी एंड कर लो, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द आंसर। मेजॉरिटी तो यही होता है, खास करके ह्यूमैनिटीज से करा हूं, मैं भी ह्यूमैनिटीज से ही पढ़ा हूं, तो यही होता है। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग करी है या कुछ भी और किया हो तो भाई आप 10 दिन पढ़ के चले जाओ, 8-10 दिन तो आपका आसपास 60-70% आ जाएंगे। हाँ, यूपीएससी बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पे आईआईटीएंस हैं, आईएम के लोग हैं जो, और एमडी डॉक्टर्स भी हैं यार, 4-4 साल से उनका प्री नहीं निकल रहा। बहुत मिल जाएंगे ऐसे नमूने आपको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता आर्ट ये कौन है सब एक जैसे ही है। यहाँ पे आके गधे और घोड़े बराबर हो जाते हैं यूपीएससी में आके, फर्क ही नहीं पड़ता कोई। उन्होंने ज्योग्राफी पूछनी है, उन्होंने पॉलिटी पूछनी है, आप कितने भी तगड़े डॉक्टर क्यों ना हो। यहाँ पे मैंने आईटी के स्टूडेंट्स सीसेट में फेल होते हुए देखे हैं। सीसेट में आपका मैथ बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन यूपीएससी मैथ पूछता कहाँ है इतना। इट इज एन एग्जाम ऑफ एप्टीट्यूड, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यही है ना सीसेट की फुल फॉर्म। इंग्लिश पूछ ली, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही,
एप्टीट्यूड पूछ लिया। आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो लेकिन मैथ की 80 में से 10 क्वेश्चन ही तो हैं, उसके दम के ऊपर आप थोड़ा नहीं निकालोगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन फिर भी पड़े हैं जो आपको एप्टीट्यूड के ऊपर पूछे जाएंगे, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए पूछे जाएंगे। लेकिन ये नहीं आ रहा तो कंपैरेटिवली प्रॉब्लम ही रहने वाली है। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं लेके चलना कि टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं मेरा बहुत स्ट्रांग है, वो मैं एग्जाम में 15 में से 14 क्वेश्चन कर ही लूंगा। ऐसा नहीं होने वाला, यूपीएससी में ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर आपका कोई ऑप्शन स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करोगे तो ये 15 में से 13 क्वेश्चन के आसपास आप कर पाओगे। मैं भी गारंटी नहीं लेता कि 15 में से 15 क्वेश्चन आप हिस्ट्री के आएंगे और आपको 15 के 15 आते होंगे, मैं आई कैन। और ये भी है कि 15 में से 15 तो मेरे को भी नहीं डायरेक्टली आते होंगे, क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे ही होंगे जो नहीं सुने होंगे। ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिटेशन टू द माइंड आल्सो कि आप कितना क्वेश्चन उसी टाइम के ऊपर याद कर सकते हो। हाँ, लेकिन 15 में से 13 तो आने चाहिए ना, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उतना तो आना चाहिए, अगर मैं अपना सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूं तो। दैट इज कंपैरेटिवली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल आल्सो फॉर द यूपीएससी ऑन दिस पॉइंट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि टू द पॉइंट जो आपको पढ़ा रहे हैं उस चीज के ऊपर फोकस करना है। आंसर राइटिंग अभी बता रहा हूं बहुत ही बड़ा एक स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम है। आंसर राइटिंग अगर प्रॉब्लम है, उस चीज को धीरे धीरे से याद किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी कवर्ड इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 1 मंथ या 15 दिन। 15 दिन में आपको आंसर राइटिंग नहीं आने वाली। मैं 2 मंथ्स का टाइम पीरियड लेके चलता हूं कि 2 महीने में आपको आंसर राइटिंग आप आने में कामयाब हो पाओगे, एंड उसके साथ ही कि आप एक अच्छा आंसर सोच सकोगे। दिस ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग योर फाउंडेशन और फॉर प्रिपेयरिंग योर बेस ऑल्सो। ये क्यों 2 महीने लगते हैं? आपने कभी घर बनता हुआ देखा है? उसकी जो नींव होता है वो इतनी चौड़ी होती है, लेकिन उसके बाद चाहे एक सिंगल ईंट का घर बना दो, डबल का ईंट का घर बना दो, और क्या नींव कभी दिखाई देती है? नहीं, ऊपर वाली बिल्डिंग तो दिखाई देगी, नींव नहीं दिखाई देगी। बट दिस फाउंडेशन ऑफ अ हाउस, जो नींव आप बना रहे हो, जो थोड़ी इतनी ऊंची होगी, वो कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसके बिना ऊपर वाला काम नहीं हो सकता। जब तक हम आपके 2 मंथ्स इस पे नहीं लगाएंगे, आपकी गलतियां नहीं निकालेंगे, 1 to 1 नहीं बात करेंगे, तब तक आपका 7 मिनट में 7.5 मिनट में आंसर लिखने के कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप इनिशियल 2 महीने में अगर आप 15 से 20 मिनट में आंसर भी लिख रहे हो, यू आर एट अ वेरी गुड पेस, बहुत बढ़िया तरीके। क्योंकि बाद में ये 15 मिनट का 10 मिनट और 10 मिनट का 7.5 मिनट करना हमारे लिए बहुत आसान है, अगर आपको ये आए, बिकॉज वी वुड बी ट्रेनिंग योर माइंड इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। हाँ जी, एक अक्षर ट्रेनिंग योर माइंड इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। ये धीरे धीरे से उस चीज को किया जाएगा एंड धीरे धीरे से उसको प्रैक्टिस भी किया जाएगा। तो सेकंड हमारे कुछ 3-4 पॉइंट्स हो गए थे डेली आंसर राइटिंग। डेली आंसर राइटिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो स्टूडेंट भागते हैं, दैट इज टेस्ट। टेस्ट आपके रेगुलरली हो। कुछ भी फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, जैसे पॉलिटी होगी, जैसे ही 1/3 आपका पॉलिटी कवर होगा उसका टेस्ट लेंगे। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, नेक्स्ट 1/3 कवर हो जाएगा उसका टेस्ट होगा, नेक्स्ट 1/3 कवर हो जाएगा उसका टेस्ट होगा, और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा। दैट प्रोसेस विल बी फॉलोड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिस्ट्री है, जैसे हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री है तो आपको बुक पतली सी मिलेगी, 80 पेज की बुक मिलेगी, उसका टेस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अलग से मिलेंगे। मेडिवल हिस्ट्री कुछ 60-70 पेज की है, उसका हो जाएगा पूरे का पूरा। उस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के 120-30 पेज की है, उसके 2 टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, थोड़े से बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, तो वहां पे उसको 3-3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है इन सच अ फॉर्मेट कि आपको 100 पेज जैसी हमने पढ़ा दिया तो आपका एक टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर कुछ सब्जेक्ट छोटे हैं, ऐसे जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, तो उसका 80 पेज के आसपास है, तो उसका वहीं से टेस्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स कुछ 230 पेजेस के, तो 80-90 पेज जैसे ही कवर हो गया, आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर आप ये टेस्ट दे दोगे, टेस्ट सिर्फ क्लास नोट्स में से होगा, आई कैन अश्योर यू दिस थिंग। अगर ये टेस्ट आप कंटिन्यूअसली दे दोगे, आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। लेकिन एक यही एक प्रॉब्लम है कि मैं बाद में कर लूंगा या बाद में देख लूंगा। जब मैं टेस्ट आप यहाँ से घर पे, यहाँ में एक प्रॉब्लम जो आती है, हमें देखते हैं, फेस भी करते हैं। टेस्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका आज टेस्ट है, आप आज नहीं टेस्ट देने आए, आप 10 दिन बाद दे रहे हो, आपका एक जो मोमेंटम बना होता है ना पढ़ाई का, वो ऑटोमेटिकली पीछे हो गया। अगर आप टेस्ट रेगुलरली दोगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में उसको सीरियस तरीके से अगले साल 1.5 साल आप पढ़ते रहोगे, थिंग्स विल बी कंपैरेटिवली इन अ वेरी मच ईज फॉर यू।
नॉर्मली आपका जो सिलेबस का पैटर्न है किस तरीके से कराया जाएगा, जैसे जून है, जून 2023 से लेके आपका मार्च 2024, इस टाइम पीरियड में आपको 100% आपका प्रीलिम्स का कवर हो जाएगा, प्लस आपका 70% मेंस का सिलेबस कवर हो जाएगा। डू नॉट पुश मी कि सर जल्दी ये कराओ, जल्दी ये कराओ, आपका आपसे ज्यादा हमें फिक्र रहता है। क्यों? बिकॉज नॉर्मली कुछ बच्चों को सिर्फ सिलेबस खत्म करने पे लगा होता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आपका ड्यूरेशन कोर्स का अक्टूबर 2023-24 तक है, ठीक है। डू नॉट, देखो हम तो जल्दी करवा सकते हैं ना, लेकिन हम फिर भी टाइम ले रहे हैं, बिकॉज हमें पता है किस तरीके से सिलेबस को करवाया जा सकता है, किस तरीके से करवाया जाना चाहिए। सर ये जल्दी करा दो, ये जल्दी करा दो, ये जल्दी करा दो, तो थोड़ा सा आपसे हमको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उस तरीके से आपका पूरे का पूरा वो सिलेबस भी कराया जाएगा। सेकेंड, जब ये आपकी क्लासेस चल रही है, फॉर एग्जांपल टुमारो आई वुड बी टेकिंग क्लासेस, के बाद कंटिन्यूअसली आपकी क्लास चलने वाली है, क्लासेस चल रही है तो आपकी रिवीजन कोर्स भी शुरू करवा देंगे। फॉर एग्जांपल इस टाइम ड्यूरेशन में अगर 100% फ्री हो चुका है तो जनवरी एंड तक आपका 60% 70% तो प्रीलिम्स तो हो ही गया होगा, 80% तक हो गया होगा, तो आपका फरवरी 2024 से लेके मार्च, अप्रैल और मई 2024 तक आपका 100% प्री रिवीजन कराई जाएगी, प्रीलिम्स का पूरे का पूरा रिवीजन कराया जाएगा पूरा। ये क्लासेस लगानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत टॉर्चर होता है। क्यों? आप एक बार पढ़ चुके हो, उसको दोबारा टीचर की शक्ल से सुनना बहुत मुश्किल लगता है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है, और धीरे धीरे बच्चे वो कम होते जाते हैं उस क्लासेस को लगाने के लिए। अगर ये आप हमारी क्लास लगा लोगे, आपका प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस 500% बढ़ जाएंगे। क्यों? आपने एक ही चीज टीचर के मुंह से 2 बार सुन लिया, एक बार धीरे धीरे सुन ली और उसके बाद जल्दी सुन लिया। जैसे अगर एंशिएंट हिस्ट्री आपको करवाऊंगा तो मैं 13-14 क्लास में सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री करवाऊंगा, मतलब आपके 80-85 पेज करवाने के लिए मेरे को 13 क्लास लग रही है। एक दिन में कितने पेज हुए? 6-7, 6.5 पेज ही तो हुए। इतना टाइम लगता है करवाने के लिए। अब और घर पे जाके कितना पढ़ना है? 6-7 पेज ही तो पढ़ने हैं। अगर पॉलिटी है तो कोई 10 पेज हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता। एक दिन में 10 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। और अगर उसके बाद अगर ये रिवाइज कर लोगे, जैसे अभी मैं 13-14 क्लास लूंगा, लेकिन उसके बाद जब आपका रिवीजन करवाऊंगा तो मैं 3 क्लास में करवा दूंगा। पॉलिटी के लिए आपको कुछ 45 क्लासेस लगेंगी, लेकिन जब रिवीजन करवाए तो हम 10-12 क्लास में करवा देंगे। क्यों? अगर आपके माइंड में सब कुछ फ्रेश हो जाएगा। इफ यू आर एबल टू डू दैट थिंग पर्टिकुलरली इन दिस टाइम फेज। ये एक ऐसा फेज है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। कुछ बच्चों ने पढ़ा होता है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होता। हमें लगता है कि यार मैं ये नेक्स्ट अटेम्प्ट दूं कि ना दूं, ये भी माइंड में आता है। अभी बता देता हूँ, और आपको ये हम रिकॉर्डिंग बाद में सुना भी देंगे कि मैंने पहली क्लास में ही बोला था। ये माइंड में आता है फरवरी मार्च में जाके। क्यों? यू आर सराउंडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। अब वहां मार्केट में जाओगे, इतने लोगों से सराउंड किए गए हो जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-6 बार प्रीलिम्स दे दिया, उनका प्री क्लियर नहीं हो रहा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट, और आपको डीमोरलाइज इतना करेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। अरे छोड़ो यार वो क्या है, छोड़ो यार ये क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़ो। भाई तुम्हें कितनी बार इंटरव्यू दिया है? भाई मेरा कभी मेंस प्री नहीं हुआ। कभी जिसका प्री नहीं हुआ वो सबसे यहाँ सबसे बड़ा बाबा बना बैठा है प्री निकलवाने का। अरे मैं बताता हूँ प्री कैसे निकलता है। खुद कितने नंबर है? भाई 50-55 आ रहे हैं, तेरा खुद नहीं पता। तेरा पूरा कुनबा इकट्ठा हो जाए तो नहीं प्री निकाल पाओगे, ठीक है? और आप दूसरों को गाइड करते फिरते हैं। अगर ऐसे ड्रामेबाज लोगों से आप बच पाओगे, आपसे ये रिवीजन क्लासेस लगाने बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। मैं उस टाइम पे भी बोलूंगा यही चीज है, और हर बार बोलता हूँ, पहली क्लास रिवीजन क्लास की मैं ही लूंगा, और उस भी बोलूंगा, उस बार भी बोलूंगा यही चीज। अगर ये 3 महीने की क्लास कॉन्टिन्यूसली लगा ली, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। नहीं लगाई तो फिर डर रहेगा। ये जो अभी बोल रहा हूँ ये फरवरी मार्च में जाके दोबारा बोलूंगा। और यही चीज, क्यों? हमें पता भाग जाते हो। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दे आर अनएबल टू अटेंड दिस क्लासेस। पहली क्लास में ये बैठने की जगह नहीं होगी। जैसी 50 क्लास हो जाएगी, आधी क्लास रह जाएगी। जैसे लास्ट फेज में जाएंगे 10-15 बच्चे रह जाएंगे। क्यों? आपको एक प्रेशर आ चुका होता है। तब तो ये क्लास तो बंद हो चुकी होगी ना। आपको सिर्फ ये रिवीजन ही क्लास, मार्च में तो 2 महीने ही है जो डबल क्लास चलेगी। अगर ये प्रेशर को झेल गए तो कोई लिमिट ही नहीं है आपको एक इस फर्स्ट एग्जाम में। मैं मानता हूं ये प्रेशर सिचुएशन होगा। दिस इज अ प्रेशर सिचुएशन।
पिछले से पिछले साल वो स्टूडेंट का नाम माइंड से स्लिप हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट में उसका आईपीएस में हो गया था, आंध्र प्रदेश की लड़की थी। एग्जाम से कुछ 20 या 25 दिन पहले की बात है, उसके जहां पे वो फ्लैट में रह रही थी, यहाँ पे कहीं करोड़ बाग में रह रही थी, उसके ऊपर वाले रूम में किसी ने सुसाइड कर लिया। ऐसा हर साल 3-4 बच्चे करते हैं यूपीएससी में, ठीक है। अब उसको डर लगने लगा, सर ये हो गया जी मेरे साथ, तो खैर ये तो पंगा है। मैंने बोला पढ़ाई हो रही है, बिकॉज मेरे को पता था ये लड़की जिस तरीके से पढ़ रही है इसका रैंक डेफिनेटली बढ़िया रैंक मारेगी ये। मैंने बोला पढ़ाई हो रही है कि सर बिल्कुल भी नहीं हो रही, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड सिटिंग इन द ऑफिस। तो बिल्कुल नहीं। मैंने बोला बच्चे क्या सोच रहे हो? कहते सर मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊं, ठीक है, और इसकी कोई कजन या कोई भी रिश्तेदार रहती थी यहाँ से कुछ 5-7 किलोमीटर आगे, ठीक है। मैंने बोला आज ही कर जा। शी एक्टेड ऑन दैट थिंग, यहाँ से ऑफिस से गई, अपने जो सामान उठाने वाले को साथ लेके गई और उसी दिन वहां पे शिफ्ट कर गई। वहां पे उसी साल उसका प्रीलिम्स मेंस ही नहीं क्लियर हुआ, शी गॉट इनटू आईपीएस आल्सो। क्यों? उसको पता था कि आने वाले 20 दिन बहुत मेरे लिए बहुत क्रूशियल है, और 20 दिन अगर क्रूशियल है, अगर 20 दिन में को डर लगता रहा कि भूत ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, देखिए जब ऐसी चीज होती है ना तो आप भूत वाली वीडियो भी देखने लग जाते हो होता ना ऐसा। और फिर उसके बाद YouTube का एनालिटिक्स भी वैसे चलता है, जो देखने लग जाते हैं वही वीडियो आने लग जाती है, आपको लगता है हर जगह पे भूत ही हिल रहा है, तब तो कर्टन भी थोड़ा सा हिलने लगता है, भूत ने हिलाया है, ये ऐसे होता है। तो मैंने बोला बच्चे अभी शिफ्ट कर जाओ। She shifted on that particular day itself. चलो वो उसके बाद तो रेगुलर जाती रहती अलग बात है, लेकिन ये डिसीजन लेना आपको इंपॉर्टेंट है। एंड बिकॉज शी वर्कड ऑन द थिंग, जो जो उसको बताते गए वही भी फॉर एग्जांपल वो करते थे। आंसर राइटिंग फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। इस बार फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट था रैंक 120 गगन सिंह मीना, हिंदी मीडियम में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसके मेंस में, बिकॉज आंसर राइटिंग के ऊपर उसने बहुत ज्यादा फोकस किया था। हमारा भी बहुत ज्यादा दिमाग खाया था, ये कैसा है, वो कैसा है, ये डायग्राम कैसे बनना है, ये कैसे बनना है, वो कैसे बनना है। देयरफॉर इट इज अ प्रोसेस। और अगर उसके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाते तो वो सिंगल डिजिट रैंक होना था हमारा, सिंगल डिजिट। एक 5-7 दिन पहले जब मिला था, 4 तारीख के बाद वो आएगा भी, 4-5 के बाद जैसे भी कुछ बनता है, घर क्या हुआ है, तो ही सेड कि उसने मेरे को दिखाया, मार्क्स दिखाए, 832 मार्क्स। कहता अगर सर मेरे इंटरव्यू में थोड़े से अच्छे मार्क्स 160 के आसपास उसके मार्क्स कुछ ऐसे बता रहा था, इंटरव्यू 180 हो जाते तो सिंगल डिजिट रैंक था उसका। लेकिन किस्मत है, चल ठीक है, वो आईएएस बनेगा वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर उसके आंसर राइटिंग में मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं होते तो गड़बड़ हो गया था। इंटरव्यू में पहले अच्छे नहीं है, मेंस में भी अच्छे नहीं आए थे। इंटरव्यू मेंस इज वन थिंग जिसपे आपका कंट्रोल किया जा सकता है, जिसका आप कंट्रोल रख सकते हो, दैट इज विद इन योर कंट्रोल। इंटरव्यू तो पता ही नहीं यार क्या पूछेगा, सच में बता रहा हूं, किसी को नहीं पता भी इंटरव्यू में क्या वो आपका दिमाग खाने वाला है। मेरे जब पहले बार मैंने इंटरव्यू दी, मेरी बहुत एवरेज इंटरव्यू थी, बहुत एवरेज इंटरव्यू थी, आई गॉट 196 मार्क्स पहली इंटरव्यू में, बहुत जबरदस्त मार्क्स है, मेंस में कम रह गए थे। दूसरे बार मेरी बहुत जबरदस्त इंटरव्यू गई, आई गॉट 157। क्या कर लोगे, जबरदस्त इंटरव्यू एंड गॉट मार्क्स वाज 157 ओनली। तो ये प्रॉब्लम। मेरा दोस्त है बसीर उल हक चौधरी, रैंक 42, 2014 में हमने सेम इंटरव्यू दी थी और पहले से तैयारी भी हम इकट्ठी कर रहे थे। उसके मेंस में मार्क्स मेरे से कम है, एक इंटरव्यू में 190 प्लस है उसके, वो 42 रैंक है और मैं लिस्ट से बाहर था। इतना फर्क पड़ता है अगर आपका मेंस पे इतना जबरदस्त कंट्रोल है, that you will be in a position to do it। क्योंकि उसके other things that are there, उसके मेंस में मार्क्स फॉर एग्जांपल मेरे से कम है, लेकिन इंटरव्यू में मार्क्स उतने जबरदस्त लगे। इंटरव्यू इज अ sheer लक, पूरे का पूरा लक है। इस बात को मानो, या 4 साल के बाद मानो या साल बाद के बाद मानो। कैसे? कुछ बोर्ड मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी हाईएस्ट मार्क्स ही 160 है, इससे ज्यादा देने ही नहीं, आप कितना भी दम लगा लो। I got second highest marks 157, दीवान सर का बोर्ड था, उसने 162 हाईएस्ट मार्क्स दिए थे एक लड़के को, सेकंड हाईएस्ट मेरे थे। और दूसरे बोर्ड होते हैं जो नंबर ही 180 के बाद देना स्टार्ट करते हैं, मिनिमम इज 180, इनका मैक्सिमम 160 होता है। तो ये आपकी किस्मत है ना, मैं इस बोर्ड के ऊपर चला गया,
उसका इस बोर्ड में आ गया। ये बोर्ड तो वहीं जाके पता लगता है ना आपके इंटरव्यू बोर्ड में किन से बोर्ड में जा रहे हो, अगर जुगाड़ नहीं है तो ठीक है, तो वहीं से होगा, किस्मत है ना। आप 160 मैक्सिमम बोर्ड पे जा रहे हो, तो अगर आपकी एवरेज इंटरव्यू भी गई है तो कितने दे, 120 125 दे देगा वो, बहुत जबरदस्त है तो 150 के आसपास दे देगा। लेकिन अगर इसकी एवरेज इंटरव्यू भी है तो 180 देगा ना कम से कम। यहाँ पे 180 और 120 60 नंबर मेंस में कवर करना पॉसिबल। Therefore, अगर यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स आपकी कमी है, कि मेंस में अगर आप अच्छे मार्क्स ले आए हो, एथिक्स में, एसए में, पेपर 1 2 3 में, ठीक है, Therefore, जब ऑप्शनल पेपर में, तो आपका यूपीएससी की लिस्ट में आने का, आईएएस की लिस्ट में आने के चांसेस कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर मेंस में आप मार्क्स खा गए तो कंपेरेटिवली प्रॉब्लम है। Therefore, थर्ड थिंग, जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा प्रीलिम्स का पेपर, आपका जून से 2024 से लेके जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 तक आपका जो 30% मेंस बचा हुआ है वो करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 70% आपका हो चुका है, फर्स्टली। सेकेंडली, आपका डेली 5 to 7 क्वेश्चंस आप क्लास में बैठ के लिखोगे मेंस के, दैट विल बी डेली। एंड थर्ड थिंग इज फॉर एग्जांपल आपका जो करंट अफेयर है वो चलता रहेगा। क्यों? कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस नया हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना की मीट हो गई, कुछ और हो गया, या फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट का आ गया, कुछ सिक्योरिटी चैलेंज आ गया, कुछ सोशल इशू, कुछ भी हो सकता है, कुछ नया ज्योग्राफिकल फिनोमेनन डेवलप हो गया, एनीथिंग कुड बी देयर, तो वो करंट अफेयर की क्लास आपकी ऑटोमेटिकली वो चलती रहेगी। देयरफॉर पूरे का पूरा सिलेबस आपको इसी तरीके से करवाया जाएगा। डू नॉट बी एनी रश कि सर हमारा सिलेबस जल्दी खत्म करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, बिकॉज़ एक माइंड में प्रेशर आता है। अगले साल पेपर कब है? नहीं, मई में कब है? डेट आ गई ना शायद 26 के आसपास है ना? नहीं, डेट क्या दी है? 26 दी है ना शायद, हाँ 26 को है। क्या इस आप पेपर को 25 को दे सकते हो? क्या अगर आप बोलोगे यूपीएससी को भाई मेरी तैयारी हो चुकी है, मैं 25 तारीख को पेपर देना चाहता हूं, यूपीएससी ले लेगी? अगर आप बोलो मैं 27 को देना चाहता हूं, तो आपका पेपर 26 को ही होने वाला है और इसका टाइम 9:30 से 11:30 ही रहेगा। तो तैयारी आपकी 25 तक हो जानी चाहिए होती है, विद रिवीजन, विद एवरीथिंग। तो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज से शुरू कर लो अगर नहीं करते तो। जैसे आपका क्लास का टाइम है, फॉर एग्जांपल 10 से लेके 12:30 क्लास है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ाता हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाता, जो दूसरे 2.5-3 घंटे पढ़ाते हैं मैं उससे ज्यादा 1.5 घंटे में कवर कर दूंगा, और वो भी स्लो तरीके से, ठीक है। मेरी मैक्सिमम क्लास का ड्यूरेशन, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 2 घंटे ही होगा, 1.25 घंटे से लेके 2 घंटे के ड्यूरेशन के बीच में पढ़ाता हूँ। मेरे को छोड़ के बाकी जितने भी टीचर पढ़ाएंगे वो 2.5 घंटे ही पढ़ाएंगे, बस मैं ही थोड़ा सा काम चोर, ठीक है, जो 1.25 से लेके 2 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको कवर उतना ही करवा दूंगा जितना वो करवा रही है, कम ही। एक ये इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग इज कंपेरेटिवली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग, जैसी आपकी क्लासेस का शेड्यूल है, एक टाइम फिक्स कर लो 10 से 15 मिनट, कोई भी, मॉर्निंग का ठीक लगता है, इवनिंग का ठीक लगता है, आफ्टरनून का ठीक लगता है, सोने के टाइम ठीक लगता है, जैसे भी आपको 10 से 15 मिनट आपने भगवान का नाम लेना ही लेना है, जिस भी देवी देवता को मानते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ, आप हिंदू धर्म को मानते हो, सिख धर्म को मानते हो, इस्लाम को मानते हो, ईसाई को मानते हो, जो भी धर्म को मानते हो, जो भी हर धर्म में जो बाबा आपको अच्छा लगता है या देवी आपको अच्छा लगती है, ठीक है, तो उनको आप डेफिनेटली 10-15 दिन को खुश करो, 15 मिनट डेली खुश करो, ठीक है। उनको लगता है हाँ यार ये मेहनत कर रहा है, मेरा नाम भी तो ले रहा है, ये बहुत हेल्प करता है, सच में बहुत हेल्प करता है। प्री में कई बार क्या होता है, मैं अपना मेंस का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मेंस दिया था तो ज्योग्राफी में अगले दिन पेपर था, ज्योग्राफी वाला जो था जीएस का पेपर, तो मैं बुक बंद करके लेट गया, सो गया। फिर पता नहीं 5-7 मिनट के बाद आंख खुली तो एक माइंड में आया, यार वो एक ज्योग्राफी का ना शायद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाला एक टॉपिक था एनसीईआरटी से, वो देख लो। वो देख लिया, 5 मिनट लगेंगे, कोई रिवाइज ही करना था। अगले दिन टॉपिक वही क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पढ़ा, होता है ऐसा। अगर आप 10 मिनट कोई ज्यादा टाइम नहीं होता। अब और कैसे हो, क्या हाल चाल है, व्हाट्सएप पे आधा घंटा लगा देते हो, फेसबुक या रील्स देखने में लगा देते हो, 10 मिनट जिस भी देवी देवता को इररिस्पेक्टिव जिसको मानते हो,
10 मिनट 15 मिनट उसका नाम लो, उसकी पूजा करो, एंड वो फिक्स करो टाइम 10 मिनट। फिर आपका मतलब सुबह लेना है तो सुबह क्लास के आने से पहले वो मैंने भाई जैसे मेरी क्लास का शेड्यूल है उसी तरीके से मैं भी तेरा नाम लूंगा। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट, दिस विल गिव यू इनर स्ट्रेंथ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इनर स्ट्रेंथ लेने के लिए। अगर ये नहीं है, आपको हमेशा इस यूपीएससी के रास्ते के दौरान आपको हमेशा दुख तकलीफ टेंशन प्रेशर बहुत रहता है। यहाँ पे आपके एक बात तो श्योर है, घर वाले 1-2 अटेम्प्ट के लिए सपोर्ट करते हैं, श्योर है। इसके बाद मन से मरा हुआ मन होता है, उससे सपोर्ट, चल ठीक है पढ़ ले यार तू, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक माइंड में आने लग जाता है यार हमारा बेटा या हमारी बेटी क्लियर नहीं करता, ये डेफिनेटली आने ही लगता है। और उसके बाद रिलेटिव्स भी होती है इतने प्यार करने वाले, और क्या हाल है तेरा, पेपर दिया था क्या बना, होता है ऐसा, होगा ऐसा होगा सबके साथ होता। और पेपर दिया था इस बार क्या हुआ प्री का, इस बार भी नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं वो, they taunt you। उसके बाद सोसाइटल प्रेशर जो समाज में, और डीसी साहब क्या हाल है, ऐसे बुलाएंगे आपको आपकी बेइज्जती करने के लिए, और आईपीएस साहब क्या हाल है, अब पेपर दिया नहीं पहले आपको आईपीएस कंसीडर कर लेते हैं। दिस एड्स टू योर प्रेशर। ये बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपको मानो या ना मानो ये प्रेशर ऐड करता है। इसको डील करने के लिए पहला सिस्टम ये है। सेकंड सिस्टम, अपने आज जाके इसको करो, डेफिनेटली वर्क दिस, जो अभी नेक्स्ट बात बोलने वाला हूं। आप अपने रूम में एक A4 की शीट लगा लो। इससे पहले एक और, किसी के रूम में इंडिया के मैप लगे हुए हैं सबके, इंडिया के मैप, इंडिया का वर्ल्ड का मैप लगा कि नहीं लगा, उसको हटा दो, लगा हुआ तो उसको हटा सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, देखो आपका छोटा सा तो रूम है, यहाँ पे कौन से बड़े रूम है, जैसे इधर कोई सोया हुआ, जैसे सुबह आंखें खुली इंडिया का मैप सामने, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, प्रेशर और उठ गया। कुछ लोग तो इतनी शिद्दत से पढ़ाई करते हैं अपने वॉशरूम में भी लगा लेते हैं मैप। भाई ये हरकतें मत करना, जो आप काम कर रहे हो उसको आराम से करो, ठीक है। सुबह उठो, भगवान का 2 मिनट नाम लो, फिर आगे काम करो। सेकंड, इस चीज को जब भी बताने जा रहा हूं इसको डेफिनेटली करो, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो। डू राइट वन थिंग, इफ आई डू नॉट बिकम IAS, तो क्या होने वाला है, इतना ही। इफ आई डू नॉट बिकम IAS, दिस थिंग विल मोटिवेट यू वेरी मच। अगर आप IAS नहीं बने तो पूरी जिंदगी में एक आपका जो दुख है वो हमेशा आपके रहेगा ही रहेगा। सेकंड थिंग, जो IAS की तैयारी करते हैं वो कभी PCS से सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी नहीं हो सकते सेटिस्फैक्शन। आपको लगता है ना कि IAS नहीं तो PCS का एग्जाम दे लूंगा या PCS की एग्जाम दे लूंगी, आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आने वाला। जो आप पहले दिन जिस कुर्सी में जाके बैठना था, आप 17 साल के बाद उस कुर्सी पे जाके बैठोगे और 17 साल दूसरे को सलूट ही मारते रहोगे और साहब करते रहोगे, ये बहुत मुश्किल है। थर्ड थिंग, आपको पूरा कुनबा, घर वाले ही नहीं पूरा कुनबा, बच्चे को गाइड कर दो IAS बन जाएगा, ये इसको गाइड कर दो IAS बन जाएगा, इसको गाइड कर दो IAS बन जाएगा। एंड आपकी जिस मेजॉरिटी लोगों का टॉन्ट मार के आपको इससे बात करते हैं, ये सीरियसली बता रहा हूं। You may not be in a position to analyze this thing, लेकिन बहुत बच्चे हमारे पास आके ये सेम चीज बताते हैं। अभी आपकी एज भी नहीं है, आपकी समझ भी नहीं है उतनी उस चीज को समझने की, लेकिन यही चीज को आप 5 ईयर डाउन द लाइन आप समझोगे, हाँ, और याद करो हाँ सर सही बोल रहे थे, ऐसा हो रहा है। If I do not become IAS, this thing will not let you sleep properly, और यही चीज हमें चाहिए आने वाले 1.5 साल तक। अगर नहीं बने तो रिश्तेदारों के ताने में नहीं, समाज में रुतबा जो आप चाहते हो, बिकॉज IAS बनने के लिए एक रुतबा भी तो होगा चाहिए, रुतबा ही होता है। एंड देखो कभी भी कोई जिसके पास बहुत पैसे है ना वो IAS की तैयारी नहीं करते, तो क्या लेना है हमें IAS बन के। कभी सुना कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अंबानी का बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, कुछ और कभी नहीं करेंगे। इट इज अ फैंटेसी ऑफ अ मिडिल क्लास पॉपुलेशन या लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन, उनकी फैंटेसी वो। नहीं तो जो दूसरे लोग अपने फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस में काम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पॉलिटिक्स में करते हैं। ये मिडिल क्लास की जो फैंटेसी है कि हमारा बच्चा IAS बन जाए, हमारा रुतबा समाज में हो जाएगा, ये हो जाएगा वो, दिस इज अ फैंटेसी ऑफ द मिडिल क्लास पॉपुलेशन। और दुनिया में एक बात भी श्योर है, जहां जहां रेवोल्यूशंस हुए हम करेंगे, जहां जहां दुनिया में रेवोल्यूशंस हुए वो मिडिल क्लास नहीं लाई है। मिडिल क्लास ही एक ऐसी क्लास है जो हमेशा समाज को, चाहे वो पॉलिटिक्स है चाहे वो इकोनॉमिक्स है, उस दबके को चेंज करने का दम रखती है। और कोई क्लास नहीं, ना अपर क्लास है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लोअर क्लास है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
मिडिल क्लास पॉपुलेशन जिनके मेहनत कर रहे हैं और अधिकार उनको चाहिए। इफ आई डू नॉट बिकम, ऐसा इसको अपने बोर्ड, अपने जहां पे स्टडी टेबल है उसके सामने लिख के लगा दो, इससे आपको हमेशा मोटिवेशन ही रहेगा। देयर विल ऑलवेज बी सम टाइम जहां पे आप डीमोटिवेटेड हो गए ही होगे, हमेशा रहेगा ही रहेगा। दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। यूपीएससी ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत बार आपने सुना होगा लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, होता है ऐसा? दिस शुड नॉट बी द केस। पहले बार ही देखा, तुम्हें प्यार हो गया और जैसे ही तुमने मेरे से लड़ी तो बाय बाय टाटा हो गई। नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी आपका 15 घंटे पढ़ने को मन करेगा, कभी आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ने को मन करेगा, कभी मूवी देखने को मन करेगा, बिकॉज वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। हम अब नॉर्मल तो नहीं है। देयरफॉर अगर फॉर एग्जांपल कभी 15 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, अदर थिंग्स, आपकी हार्ट बीट भी तो ऐसी होती है। इट सीधी लाइन हो जाए तो इट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से कभी ज्यादा पढ़ोगे, कभी कम पढ़ोगे। ऑन एन एवरेज आप कोशिश करो कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ सको ऑन एन एवरेज। क्या हफ्ते में आप पढ़ रहे हो 7 घंटे, 7 दिन है तो अप्रोक्सीमेटली 55 आवर्स की आप टारगेट रखो कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्लासेस के साथ 10 घंटे पढ़ना है। क्लासेस के टाइम को मिला के 10 घंटे बोल रहा हूं मैं, इट इज नॉट अदर देन द क्लासेस। 10 घंटे पढ़ना है। प्रॉपर स्लीप, सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेजॉरिटी यंगर पॉपुलेशन के साथ यही प्रॉब्लम है, आपको सोने की टाइमिंग बहुत गलत है। देखोगे अभी आपको आदतें पड़ेंगी जो अभी बता रहा हूँ। ठीक है, लड़कों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे ही मार्च आता है वो गंजे हो जाते हैं। क्यों? नॉर्मल भाई पूछूंगा, आपकी क्लास में भी एक आधा हो जाएगा, क्या हुआ? अरे सर वो टाइम नहीं मिल रहा था। अरे कितने टाइम लगाएगा सैलून वाला तुम्हारी कटिंग करने के लिए? 15 मिनट मैक्सिमम। 15 लड़के हो जाते हैं बहुत, आप देखोगे यहाँ पे कार्टून घूमेंगे फिरेंगे, कार्टून का गंजे हो जाएंगे। लास्ट ईयर रैंक 46 शुभम, रिजल्ट से 2 दिन पहले मिला, 44 या 40 कुछ ऐसा था। गंजा वो घूम रहा, क्या हो गया तेरे को? सर प्रेशर में हूँ। This was his wordings, 46 रैंक। क्या हो गया तेरे को, बाहर मिला? सर बहुत प्रेशर में। 2 दिन के बाद आपका रैंक 46। मैंने बोला खिंचा लो फोटो गंजे की। यही होगा ना, क्या पता लगता है। Therefore it is important। 15 मिनट से कुछ नहीं। अगर आप शेव करते हो, थोड़ा बियर्ड रखते हो, तो नॉर्मल इंसान की तरह 10-15 मिनट लगा के वो कर लो। ठीक है, स्टे लाइक ए वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और सोने का टाइम और जागने का टाइम, अब कभी मत ये सोचना कि मैं सुबह 2 बजे सोऊंगा, 3 बजे सोऊंगा, 4 बजे सोऊंगा। यार एहसान थोड़ा ना कर रहे हो किसी के ऊपर। 3 बजे सो के उठ भी तो 11 बजे रहे हो। अब घर वालों को ये तो बता देते हो आज मम्मी मैं 7 बजे सोया था, 6 बजे सोया था। अरे ये भी तो बताओ उठो अभी शाम को हूँ, वो नहीं बताते हो। इफ यू आर देयर, बिकॉज यूपीएससी का एग्जाम का टाइमिंग क्या बताया है? 9:30 से लेकर 11:30। क्या यूपीएससी के लिए आपके लिए चेंज करेगी? नहीं यार, ये बताओ बच्चा सुबह 6 बजे सोया था तो फॉर एग्जाम्पल आज लेट कर देते हैं इसका एग्जाम। भगवान ने दिन काम करने के लिए बनाया है और रात सोने के लिए बनाई है, और भगवान हमसे कहीं ज्यादा समझदार है, ये भी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली हमें बचना ही पड़ेगा। इफ यू आर एबल टू डू इट इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अगर आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे तो आपको प्रीलिम्स में एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। पिछले साल एक स्टूडेंट था, कल दूसरी ऑफिस में, उधर एक और 2 गली छोड़ के पीछे ऑफिस है हमारा, वहां पे कल क्लास लगेगी। लास्ट ईयर एक बच्चा था, उसको एग्जाम से वाली रात को नींद ही नहीं आई। नींद नहीं आता, नींद ही नहीं आई। ये सबसे बड़ी एंजाइटी। एक और बच्चा था, उसको 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी, फिर उसने सोने की टेबलेट ले ली। उसको इतनी टेंशन थी, टेबलेट लेने के बाद भी नहीं सोया, एग्जाम में जाके सो गया। रियलिटी बता रहा हूं, ही स्लेप्ट इन एग्जाम। स्लेप्ट मतलब प्रॉपर सो रहा है, वो खराड़े मार रहा है, पता ही नहीं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रीलिम्स इज ओनली अ मेंटल गेम। एक बेसिकली मेंटल गेम है कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम को करना है। अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर पाओगे, इस तरीके से आपका सिलेबस किया जाएगा। डेली आंसर राइटिंग विल बी अ पार्ट ऑफ दिस, जैसे आपको बताया गया है। सेकंड, एक और अभी फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 15-20 जून से ये कंपेरेटिवली हम स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स के लिए किया जाएगा।
आपको यहाँ पे खड़े होके बोलना पड़ेगा, डायस पे आके आपको बोलना ही पड़ेगा, और 2 मिनट बोलो 3 मिनट बोलो, मिनिमम 2 मिनट्स आपको बोलना ही पड़ेगा। यू विल बी गिवन अ सर्टेन टॉपिक वही जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जो दूसरे टीचर पढ़ा, बाहर ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसी टॉपिक में के बारे में कंपेरेटली बोलना पड़ेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूसली प्रॉब्लम हम देख रहे थे, बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको ओवरकम करने की जरूरत है। आप में स्कूल में क्या होता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या होता है, हम पार्टिसिपेट नहीं करते स्पीच कंपटीशन में नॉर्मली। देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट जिनको यहाँ पे आके बोलने की आदत हो सकती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ 2013 का, जब यूपीएससी में मेरा 196 मार्क्स की आते हुए, उसके बाद भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने यूपीएससी तैयारी वाली छोड़ दी थी 2013 में, उसके बाद फिर दोबारा से थोड़ा टाइम पढ़ के एग्जाम दिया था। इस ड्यूरेशन के बीच में आई वेंट टू पुणे, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे, गवर्नेंस है वहाँ पे। अब तो अमेठी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी बन गई है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी बन गई है। अमेठी अलग है, MIT अलग है। तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल कोर्स होता है कि आपको पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान दिया जाता है। तब मेरे दिमाग में था कि राजनीति में जाते हैं, एंड आई वेंट आल्सो इनटू दैट पॉलिटिकल। इवन जब 2014 का मोदी साहब का शपथ ग्रहण था, आई वाज प्रेजेंट ओवर देयर, मैं इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व भी हो चुका था। लेकिन उस शुरुआती दौर की बात बताता हूँ। इस क्लास में हमारा ऐसे जैसे पार्लियामेंट होता है, ऐसे क्लासरूम भी बना होता था। हर एक बच्चे को यहाँ पे आके अपने बारे में इंट्रोडक्शन देनी पड़ती थी वहां पे। मेरी टर्न भी आई, कुछ नहीं दे पाए थे, फिर मेरे को था कि मैं तो बोल ही दूंगा, फोड़ ही दूंगा, तो यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यू कैन नॉट बिलीव, मैं अपने बारे में आधा मिनट भी नहीं बोल पाया था, नॉट इवन हाफ अ मिनट। और ये बात थी सितंबर अक्टूबर की, और मैं हर क्लास में बताता हूँ ये। सितंबर अक्टूबर 2013 में मैं अपने बारे में आधा मिनट भी नहीं बोल पाया था। लेकिन वो हम इसी ट्रेनिंग के लिए तो वहां पे गए थे, ताकि वो सीख ले, वो ऑल दोस थिंग्स। एंड उनका वहां पे जनवरी 2014 में वहां पे एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, बहुत बड़ा फंक्शन, 2-3 दिन चलता है, भारतीय छात्र संसद। 10,000 से ज्यादा बच्चे, 10,000 से ज्यादा डिग्नेटरीज प्रेजेंट थे, स्टूडेंट्स भी थे। उनके आगे खड़ा होके मैंने बोला। तो कितने टाइम ड्यूरेशन के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3.5 महीने में, जहां पे मैं 22 बच्चों के आगे आधा मिनट अपने बारे में कंपेरेटिवली नहीं बोल सकता था, उसके 3.5 महीने के बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को मैंने एड्रेस किया। उसके बाद हमें सब लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम एसोसिएट हो गए, और 100 से ज्यादा मैंने भाषण दिए थे, जब हजारों लोग यहाँ पे प्रेजेंट होते थे। और फिर और ज्यादा खुश हो गए, तो कई बार मैं राज्यसभा टीवी या इन टीवी के ऊपर भी फॉर एग्जांपल डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया था। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको 2013 में अपने बारे में भी आधा मिनट नहीं बोल सकता था, और 2014 में 3.5 महीने में ट्रांजिशन हुआ। सेम ट्रांजिशन आपने भी लाना है। इनिशियल फेज में आप जब यहाँ पे आओगे तो आप बोल नहीं पाओगे, कुछ और ही बोलने लग जाओगे। ऐसा होगा, आपके सामने है, इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके ऐसा करके सिर्फ क्लासरूम वालों की बात ही रहेगा। लेकिन बाद में 2-3 महीने में क्या होगा, आप लोग यार वो बहुत अच्छा बोल रहा है या बोल रही है, मैं भी क्यों नहीं बोल सकता, वो अच्छा बोल रही है या अच्छा बोल रहा है, मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो आपका माइंड में ऑटोमेटिकली धीरे डेवलप होगा। इसका इफेक्ट आएगा आपका इंटरव्यू सेक्शन। आप मानोगे नहीं, अगर आपको इंटरव्यू की हम वीडियो दिखा देना, हमें एडिटिंग बहुत करनी पड़ती है जब वहां पे हम बैठे होते हैं। हम पूछेंगे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, हम इनसे पूछे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये पता क्या करें, माय नेम इज लक्ष्मण सिंह, आई हैव डन। इतने ज्यादा कुछ नहीं बोलना आता मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को। इस बार ही कम से कम 18-20 ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी वीडियो हमने डाल ही इसलिए नहीं पाए थे because उनको कुछ नहीं आता था, इसलिए उनकी वीडियो नहीं डाल रहे हैं। इतनी एडिटिंग हम कहां से करेंगे, हर एक सेकंड पे कटता है, हर एक सेकंड पे कटता है। मैंने बोला वीडियो मत डालो यार, सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इतने बुरे थे। अब कुछ सोच लो, सिलेक्शन होने के बाद हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, तो कितना बुरा होगा वो इंटरव्यू उनका। अगर ऐसे रॉ डाल दी तो मजाक उड़ा देंगे सब लोग उनका। ये प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को हाँ ऑनलाइन वाले के लिए आकांक्षा करेंगे, आपके लिए भी, आपकी वीडियो भी यहाँ पे आया करेगी, आप बोला करोगे वहां पे। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए तो हमने किया है कि इनिशियल फेज में इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाएगा धीरे धीरे,
और 15 दिन के बाद एक सेशन रखा करेंगे, एक दिन क्लास ऑफ करके ये चीज ही हम किया करेंगे, ताकि जो टॉपिक्स हो गए एक एक टॉपिक के ऊपर आप आगे 2-2 मिनट 3-3 मिनट आप आके बोलो। या करंट अफेयर के तो कितने टॉपिक हो जाते हैं, अब उसके बारे में बोलो। और आपको पहले टॉपिक दिया जाएगा, भाई तुमने ये टॉपिक पढ़ना, तुमने ये पढ़ना, ताकि आप उस टॉपिक को तैयार कर दिया हो, क्योंकि बाद में आप सही तरीके से बोल पाओगे, रैंडमली नहीं बोल पाओगे। रैंडमली तो आप अभी आपको बुला लूं, आप अपने बारे में नहीं बोल पाओगे 1 मिनट। रियलिटी बता रहा हूं आपको, वहां बैठे चाहे लग रहा होगा मैं तो फोड़ दूंगा, जैसे ही यहाँ पे आओगे ना तो फोड़ने वाला सिस्टम फूट जाएगा। ये ऐसा होता है, इट हैपेंस। कुछ स्टूडेंट्स कर पाते हैं, जैसे अभी इसी साल हमारा एक स्टूडेंट है, मध्य प्रदेश से है, इज एक्सेप्शनल स्टूडेंट। एक्सेप्शनल का मतलब उसके लिए एक्सेप्शनल एक छोटा वर्ड है, इतनी जबरदस्त है वो, इतना उसका है। उसने अभी आई थिंक इज इन सेकंड ईयर और समवट, ठीक है, नहीं अभी कॉलेज खत्म हुआ है, सॉरी, उसका संकल्प नाम है। उसने ही कम्स फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, उसने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा हुआ, उसने कुरान पढ़ी हुई है, उसने वेद पढ़े हुए हैं, सब कुछ उसने, फॉर एग्जांपल बाइबल पढ़ी हुई है, और उसको आता भी है उस चीज के बारे में। उसके ओरेटरी स्किल्स बात इतने ही हैं कि G20 की मीटिंग का इनॉग्रेशन के टाइम के ऊपर उसको प्रधानमंत्री ने बोलने के लिए बुलाया था, प्रधानमंत्री ने बोलने के लिए बुलाया था। अभी जब पार्लियामेंट का था, ठीक है, 28 को ही था, he got an invitation for that also कि आप आओ पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के ऊपर, लेकिन 28 को प्रीलिम्स का पेपर भी था, he cannot go। तो G20 की मीटिंग जब मध्य प्रदेश में थी, he was also one of the dignitary जिसने बोला है G20 की मीटिंग को, तीनों दिन एड्रेस किया है। हमारे मिनिस्टर्स वहां पे थे, फॉरेन डिग्निटरीज वहां थे, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने जबरदस्त है। लेकिन वो ऐसे बहुत ही लिमिटेड बच्चे होते हैं कि उसके घर वालों ने उसको इसे ग्रूम किया है। वो यूनिवर्सिटी टॉपर, कहीं वो पता नहीं कहाँ से वो टॉपर रहा हुआ है। ऑल दोस्त एक सिंपल सी बात है ना, अगर सब बुला रहे हैं उसको, ऑल दोस थिंग्स दैट आर, G20 की मीटिंग तो बहुत जबरदस्त होगी। मोदी साहब ने फॉर एग्जांपल जहाँ पार्लियामेंट इनॉग्रेशन के टाइम पे ही वाज आल्सो इनवाइटेड, तो मींस उसके कम्युनिकेशन स्किल्स और कंपैरेटिवली इज वेरी गुड। तो वो है, अब उसके लेवल के कम्युनिकेशन स्किल्स होना, डेवलप करना कंपैरेटिवली उतना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, लेकिन उतना यूपीएससी के लिए तो चाहिए भी नहीं है। लेकिन अब लिमिटेड तो एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करना। स्टूडेंट्स के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली आप जब अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हो, हम इंडियंस की एक टेंडेंसी है, इंडिया और जापान का कल्चर अलग है। इंडियंस हम कभी भी अपने पेरेंट्स की आंखों की आंखें डाल के बात नहीं करते, थोड़ा सा अदब से नीचे रख के बात करते हैं। लेकिन जापान का उल्टा कल्चर है, अगर उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे वो बेइज्जती मानते हैं। अगर हमारे ऐसा कल्चर कि अगर आंखों में आंखें डाल के 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट बात कर ली, अपने घर वाले ऑफेंड कर जाएंगे, बाहर वाला तो करेगा, ऐसा ही होता है। ये हमारा कल्चर नहीं है। इसलिए इंटरव्यू में आपने कहां पे देखना है, ताकि उस बुजुर्ग जो आपका इंटरव्यू ले रहा है बुड्ढा, वो ऑफेंड ना हो जाए। इट इज अ ट्रेनिंग प्रोसेस, नॉट अ 1 डे प्रोसेस। ये पूरे का पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस है। उसी तरीके से आपको एक अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवा देगा। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, धीरे धीरे चलेगा तो वो करना। नेक्स्ट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल कौन कौन सा है, चूज कर लिए करना है अभी? आप भी बताओ ऑनलाइन वाले कौन सा है? नॉट फाइन। देखो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ऑप्शनल अगर चूज भी कर लिया है या नहीं भी चूज किया, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अभी आप 10-15 दिन टेक योर टाइम, क्लासेस चलेंगी, 2-3 ऑप्शनल चूज कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, कितने भी ऑप्शनल चूज कर लो। 1-2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो डिफॉल्ट ऑप्शनल्स होते हैं, मींस चलो ये ले ही लेते हैं, ये कुछ भी लेना तो ये तो ले ही लो। जो डिफॉल्ट ऑप्शंस है वो है सोशियोलॉजी और पीएसआई। और आजकल एक नया डिफॉल्ट पिछले 4-5 साल से चल रहा है यार, इनमें मार्क्स आने ही आने हैं, इनमें मार्क्स आने ही आने हैं। दिस इज वन थिंग। और हम और भी ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, लिटरेचर पढ़ाते हैं, वहां पे इन कंपैरिजन टू दिस दूसरे ऑप्शन जैसे ज्योग्राफी है हम पढ़ाएंगे, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। कुछ स्टूडेंट की जिद होती है ना, मैं सर ये तो यही लगे हटूंगा, ले भाई, ठीक है, तो वहां पे हमारे भी कुछ नहीं चलता। इस 3 ऑप्शनल में
कंपेरेटिवली मार्क्स आ रहे हैं। कुछ ऑप्शनल्स के बुरे दिन चल रहे हैं, सच में बुरे दिन चल रहे हैं, जैसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी, टू ग्रेट एक्सटेंट ज्योग्राफी, और एक जो तुम भी बोल रहे हो इसके भी बुरे दिन ही चल रहे हैं। अब कितना भी पढ़ के चले जाओ नंबर नहीं आ रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, पबेट भी हम कराएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, वहां पे बहुत पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे। व्हाइल चूजिंग एन ऑप्शनल यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, बहुत कॉशियस होने की जरूरत है। अगर एक बेनिफिट ऑप्शनल को चूज करने के लिए ये हो सकता है, दैट इज मेरा एक ही क्राइटेरिया है, मैं बड़ा देसी तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाई होगी आपकी, लेकिन मैं मुंह फटूं मैं मुंह पे बोलने वाला बंदा हूं। मेरा एक ही तरीका है ऑप्शनल चूज करने का, वो है जिसमें जितने ज्यादा, कौन सा शादी करनी है इससे, एक साल पढ़ो खत्म यार बात कहानी, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, मेरे को कोई पता, मेरे को एक अटेम्प्ट दो यूपीएससी का, मेरे को बोलो भाई इस एग्जाम को पढ़ने के लिए ये पेपर पढ़ लो, इसमें 350 नंबर आ जाएंगे, और तेरे को समझ नहीं आएगा। मैंने बोला मैं समझने बाढ़ में जाए, मैं 350 नंबर चाहिए। एक होता है मेरे को ऑप्शन अच्छा नहीं लगा, अच्छा बुरा क्या होता है, ये यूपीएससी में आ गए, यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। यू कैन नॉट से कि मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ना चाह रहा बिकॉज मेरे को ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती, वो पूछेगा प्री और मेन में। कैन नॉट से मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाह रहा, मेरे को हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, प्री और मेन में पूछेगा। आप मेरी पिछले साल की ओरिएंटेशन वीडियो अगर देखोगे, मैं फर्स्ट क्लास में बोल रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ के एंशिएंट मेडिवल से क्वेश्चन आएंगे इस साल, पिछले एक साल की वीडियो देख लेना। और हुआ वो, यूपीएससी ट्रेंड चेंज कर रही है। एक साल पुरानी वीडियो, पिछले एक साल पुरानी वीडियो बोला, जैसे आपकी ओरिएंटेशन, उन्हीं बच्चों को बोल रहा हूँ यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ के एंशिएंट मेडिवल पे शिफ्ट कर रही है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे। आप अच्छे से पढ़ना एंशिएंट मेडिवल, बच्चे फिर मॉडर्न को पीछे पड़ जाते हैं, एंशिएंट मेडिवल छोड़ देते हैं। और मेडिवल से लॉटरी क्वेश्चन आए, एंशिएंट से लॉटरी क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा, क्लियर है। यूपीएससी का पैटर्न है। इस बार आए 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर आर करेक्ट, 3 पेयर, ऑल द 4 पेयर आर करेक्ट। फिर बच्चे क्या बोल रहे हैं, और कुछ यूट्यूब भी अभी क्या बोल रहे हैं, अरे यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे पिछले साल ट्रेलर दे तो दिया था यूपीएससी ने, पिछले साल का पेपर उठा के देना, 10-12 क्वेश्चन थे। तो ये हमारा काम है ना कि भाई इस बार 10-12 आ गया, अगले बार 40 आने को तैयार हो जाओ। और यूपीएससी से प्रीलिम्स के 15 दिन पहले, 1 महीना पहले एलिमिनेशन ट्रिक्स सीखो, ये सीखो, वो सीखो, भंडारा आया पड़ा था वीडियोस का, और हम मजाक उड़ा रहे थे उनका। क्या ड्रामा है ये, जब तक पढ़ोगे नहीं आप एलिमिनेट कैसे करोगे। एक वीडियो थी, किसी लड़की की वीडियो आई, लड़की की वीडियो ऐसे भी चल जाती है, पहले दिन ही 1.5-2 लाख व्यू हो गए। वो पता क्या बता रही थी, आप भी जाके देखने मिल जाएगा, हाउ यू कैन स्कोर 140+ मार्क्स इन यूपीएससी विदाउट रीडिंग एनीथिंग। मैंने बोला यार क्या बात है ये, और इतने बेवकूफ बच्चे थे। अरे मैम थैंक यू वेरी मच मैम, आपने तो ब्रह्मास्त्र बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया। उनके 14 नंबर भी नहीं आए होंगे, और मैडम के भी 14 नहीं आए होंगे इस बार तो। ऐसा नहीं होता, यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक है या कुछ भी है, तुक्का मारना एक अलग बात है, लेकिन तुक्का सही हो जाना सही अलग बात, सही गलत हो जाना, लेकिन आप उसको एक लॉजिकल तरीके से, कॉन्फिडेंस से तरीके से सही करना एक अलग बात है। ऐसा यूपीएससी इज नॉट दैट सिंपल। और यार एक जिले में कितने एमएलए होते हैं, 4-5 होते हैं, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर सिर्फ एक ही होता है। क्यों? वो पांचों निकम्मों से ये अकेला ही बढ़िया होता है, ठीक है, इनको मैनेज कर लेगा, तभी तो 5 एमएलए की जरूरत पड़ती है। एक आईएएस ऑफिसर बहुत है, एक आईपीएस ऑफिसर बहुत है, या तो 5 निकम्मे, ये पढ़ा लिखा है। तो अगर आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है तो छोटी सी कारण तो मिलेगी नहीं। द कंपटीशन इज आल्सो कंपेरेटिवली बिकमिंग वेरी टफ। तो वहां पे अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर डिमांड कर, यहाँ पे ये ऑप्शन जैसे सोशियोलॉजी हो गया, पीएसआईआर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं। अगर मेरे से ब्रदरली एडवाइस लोगे तो मैं बोलूंगा भाई ये ले लो। क्यों? दीज आर द ऑप्शनल, यहाँ पे स्कोर आ रहा है, यहाँ से सिलेक्शन हो रही है। आप हर बार देखोगे इंटरव्यू देने वाले बच्चे भी पीएसआई सोशियोलॉजी से बहुत ज्यादा होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से। साइकोलॉजी फिलॉसफी तो जरा इंटरव्यू वाले भी नहीं होते। सिलेक्शन क्या होगी इनकी, रेयर आर द चांस। आज 3 साल पहले मेरी एक स्टूडेंट थी गरिमा, शी गॉट रैंक 40, ठीक है, लेकिन 40 होने के बाद भी विद फिलॉसफी उसने बोला था सर एक बात बोलूं, मैंने बोला हाँ जी बोलो,
तो किसी को फिलोसफी मत एडवाइस करना, ये खुद उसके वर्डिंग है रैंक 40 के, रैंक 40 शी गॉट सर, फिलोसफी किसी को मत एडवाइस करना, ठीक है भैया। कहते अगर ये रैंक मेरा कोई और ऑप्शन होता तो मैं रैंक 1 होती, क्यों? आपका ऑप्शनल आपको मार गया। Therefore it is very very important essential to choose your optional very seriously। आप 2-3 ऑप्शनल चूज कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, उसके बाद कम टू मी। मैं महीने में 27-28 दिन यहीं पे होता हूँ, ठीक है। बस हो सकता है कभी मुखर्जी नगर ब्रांच में गया तो सुबह गया तो दोपहर को आ जाऊंगा, दोपहर को सुबह हूँ तो फिर दोपहर कभी कभी चला जाऊंगा, और ऑन एन एवरेज 28 दिन मैं राजेंद्र नगर ऑफिस में रहता हूँ। चूज योर ऑप्शन, थिंक अबाउट इट। अगर कोई डाउट आ रहा है कम टू मी, डायरेक्टली कम टू मी। मैं आपको ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव बता दूंगा, इसको ये चूज करो, इसका फॉर एग्जांपल ये चूज करो। जैसे अगर आप सोशियोलॉजी लेते हो ऑप्शनल, कंपैरेटिवली वेरी गुड, आपको प्री में इतना हेल्प नहीं करने वाला, प्री में यहां से कुछ नहीं आने वाला। लेकिन अगर सोशियोलॉजी से आप मेंस में लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मार्क्स आपका पेपर 1 में आ जाएगा, और आपका एक एसे में एक पर्सपेक्टिव देगा, बहुत जबरदस्त। ऐसे डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा, एक पर्सपेक्टिव देने में आपको ये कामयाब हो सकता है। नॉर्मली एक छोटा सा ऑप्शनल है, लड़कियों वाला ऑप्शनल कहते हैं इसको, ठीक है। ये लड़कियों की बेस्ट चॉइस ये सोशियोलॉजी होती है कि वो समाज को ज्यादा तरीके से समझ सकती है। अभी तो चलो एक अलग बात है, लड़कों की शादी की उम्र कितनी है और लड़कियों की, अरे अब तो 21 कर दी, पहले 18 थी। ये फर्क क्यों रखा गया था? है? सरकार भी समझती थी, लड़के डफर होते थोड़ा लेट समझते हैं, लड़कियों को अकल जल्दी आ जाती है। छोटा ऑप्शनल है, स्टैटिक ऑप्शनल है, आराम से पढ़ के चले जाओगे, 310 320 कहीं नहीं गए, बहुत बढ़िया मार्क्स है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। PSIR अगर आपको लोगे प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिसमें से 12 क्वेश्चंस में आपको एज मिलेगा ही मिलेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी होती है, 12 क्वेश्चंस में आपको एज मिलेगा ही मिलेगा। मेंस में आपका पेपर 2 250 मार्क्स का पूरे का पूरा, पेपर 4 अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 मार्क्स आपको हेल्प करेंगे। एथिक्स में थ्योरीज वीरीज वो आती है, और एसए में हेल्प करेगा, और आपको इंटरव्यू में हेल्प तो चलो करते ही करते हैं। ये आपको एस का। थर्ड, अगर एंथ्रोपोलॉजी लोगे, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी काफी हद तक सिमिलरिटी से ही होता है, 70% के आसपास सिलेबस सेम ही है दोनों का। वहां से थोड़ा सा सोशल जो थिंकर था वो आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़े से एंथ्रोपोलॉजी के थिंकर, दोनों टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं है। डू नॉट थिंक एंथ्रो इज टेक्निकल। नॉर्मल 10वीं तक जो बायो पूछी जाती है वही है, बाकी सब कुछ है। ये आपको प्री में हेल्प ऑलमोस्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन में कर जाए, इससे ज्यादा नहीं करेगा। मेंस में आपको अप्रोक्सीमेटली बहुत कम हेल्प करेगा इंटरव्यू में, लेकिन सिलेबस छोटा है, कंपैरेटिवली स्टैटिक है, और यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं। ये 3 ऑप्शन है जहाँ पे मार्क्स कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बढ़िया आ रहे हैं। यहाँ पे चूज कर दो। पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिवली ऑप्शनल एक ऐसा जहाँ पे आपको जीएस में बहुत हेल्प हो जाएगी। पेपर 2 पूरा आप आंख बंद कर सकते हो, मेरे को आता है, दूसरों से बहुत बढ़िया आता है। प्रीलिम्स में अगर 20 क्वेश्चन में आ गए आपको, आपकी लॉटरी लग गई है वहां पे, क्योंकि 10-12 तो 8-10 तो सभी सॉल्व करेंगे, आप 20 में से 18 क्वेश्चन सॉल्व करने में आ जाओगे। 18 क्वेश्चन मीन 36 मार्क्स, और 36 मार्क्स मीन आप आधी कट ऑफ के आसपास तो पहुंच गए हो, इसी में से आधी हिस्ट्री के आसपास लगवा देंगे, ठीक है। तो 50 नंबर तो आपको इनमें से दोनों से हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिमिटेड तरीके से आपको एग्जाम किया जा सके। These options are comparatively good options that are there. Options और भी हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, लिटरेचर पढ़ाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी ऑप्शन जहाँ पे कंपेरेटिवली सिलेबस भी लिमिटेड है और आपका सक्सेस होने के चांसेस कंपेरेटिवली बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप ऑप्शनल के लिए चूज करोगे। मेरे लिए सारे ऑप्शनल बराबर है, क्योंकि मैं तो मैनेज करता हूँ, ठीक है। मैंने तो सबको भाई ठीक है ये कर लो वो कर लो। मेरी पर्सनल चॉइस रहती है कि अगर बच्चा गाइडेंस मांग रहा है तो उसको सही गाइडेंस दीजिए। कुछ बच्चे जैसे ज्योग्राफी है, उनका ऐसे ही मन होता है मैं तो सर ज्योग्राफी ही लूंगा। क्यों ज्योग्राफी लोगे? मेरे मामे के चाचे का फूफी के लड़के ने ज्योग्राफी सिलेक्शन ली थी, मैं कितने साल पहले, 20 साल पहले। अरे 20 साल में ज्योग्राफी भी तो बदल गई है, ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछने का तरीका भी तो बदल गया है, ऐसा नहीं। और हर स्टूडेंट का अलग अलग तरीका, समझने का तरीका अलग।
अगर आप सोशियोलॉजी है सबका फेवरेट है यार, इसमें बहुत समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल दिमाग से पढ़ रहे हो आपका आ जाएगा। पॉलिटिकल साइंस से आपको थोड़ा सा इम्प्लाइड वर्जन भी आएगा जो आपको सिखाया जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी इम्प्लाइड वर्जन आपको पूरा सिखाया जाएगा। ये ऑप्शनल में से अगर चूज करोगे, सिलेक्शन होने के चांसेस कंपैरेटिवली, मेंस में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत बढ़ते हैं। एंड डू नॉट गेट इमोशनल व्हाइल चूजिंग योर ऑप्शन, बी वेरी प्रैक्टिकल कि यार यही मेरे को नंबर दे रहा है, ये नहीं नंबर दे रहा। और ये तीनों ऑप्शन जैसे हैं, आप डेमो क्लास भी लगा के देख लेना, 2 2 3 3 सभी की लगा के देख लेना। तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे मार्क्स आ रहे हैं, तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन भी हो रही है। देयरफॉर चूज, ट्राई चूजिंग, अल्टीमेटली डिसीजन तो आपका है, ट्राई चूजिंग एन ऑप्शन इन बिटवीन दीज ओनली, ताकि आपको कंपैरेटिव वहां पे ज्यादा समझ आए। सेकंड एंड लास्ट थिंग फॉर टुडे, यहां पे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और यूटीज कितनी हैं? वेलकम टू यूपीएससी। अगर हमें नहीं आता तो क्या जो नॉर्मल लोगों को आता होगा? यूपीएससी की तैयारी नहीं है, नहीं आता होगा, सीरियसली बता रहा हूं, नहीं आता होगा। अब ये समझ लो कि आपको तो तैयारी करवाई जाएगी, आपके सोचने का तरीका और जो अब घर पे लोगों को, दोस्तों को छोड़कर आए, उनको सोचने का तरीका बहुत फर्क होने वाला है आज से 6 महीने के बाद। तो डेफिनेटली जिस तरीके से आप किसी चीज को, इशू को समझने की कोशिश करोगे, उस तरीके से आपके दोस्त नहीं समझ पाएंगे। बुरा मत बनाना इस चीज का यार, वो बोलेंगे तुम बदल गए हो, तुम बोलेंगे तुम बेवकूफ हो। बदले नहीं हो, आप इवॉल्व हुए हो। वो बोलेंगे यार तू तो बदल गया है, तू बदल गई है। अरे मैं नहीं बदला हूं, तू ही वहीं का वहीं बैठा है। समाज इवॉल्व हमेशा होता रहा है। जैसे ही आप सोचने का तरीका बदलता है, सोचने का तरीका नहीं बदलता, अच्छा होता है। एक आपको थोड़ा सा एक डेमो देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर हमने नॉर्मल एक विमेन के ऊपर ऐसे लिखना है तो डायमेंशन बताओ कैसे कैसे लिखोगे विमेन के ऊपर ऐसे है? चलो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आ गया या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ गया, और कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया हमने, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या हो सकता है? हाँ जी बताओ, है सोशल, हाँ जी और बताओ। लिखने कुछ भी गलत हो सकता है, गलत बोलो कोई चक्कर नहीं है, सोशल हो सकता है, और हाँ जी बोलो। नहीं नहीं, उसके बाद आगे पॉइंट क्या लिखोगे आगे? स्टेटस तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ही आएगा, और है एजुकेशन पढ़ा लो चलो बच्चों को, और सोशल, हाँ जी सोशल आ गया। कुछ भी माइंड में लेकर आओ कि कितने एंगल से हम विमेन को टच कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हो गया, आज इकोनॉमिक हो गया, सोशल, हाँ जी स्पोर्ट्स, वेरी गुड, और है एंटरप्रेन्योर, इकोनॉमिक हो गया, हाँ हेल्थ इश्यूज के ऊपर बिल्कुल। हमें सोचना पड़ रहा है यार ये पॉइंट है, और सोचने के बाद हम इकट्ठा करके हमने 7-8 पॉइंट लिख दिए। चलो एग्जांपल है, इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, ठीक है विमेन को। पेपर 1 का मेंस का सिलेबस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट बता दो बस अकेले। पेपर 1 मेंस का हिस्ट्री आती है, और वेरी गुड, और सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। पेपर 2 का पॉलिटी आ गया, और गवर्नेंस आ गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गया, डायस्पोरा आ गया, अदर थिंग दैट आर देयर। पेपर 3 का इकोनॉमी आ गया, और साइंस एंड टेक आ गया, और एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये चीज आ जाएगी। पेपर 4 में एथिक्स आ गया,
इंटेग्रिटी आ गया, एप्टीट्यूड आ गया, एटीट्यूड आ गया, एक्सेट्रा, और केस स्टडीज आ गया, और फिलोसफर्स आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली सिलेबस है। हम अब दूसरा, अब दोनों को इकट्ठा करते हैं। विमेन फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, सोशल पॉलिटिकल गवर्नेंस, हर एक के एंगल से लिख दो। यूपीएससी ने आपको दिया हुआ है इतने डायमेंशन से, आपने हर चीज को लिखना है। अब सोचने की जरूरत पड़ेगी, एक वन आफ्टर अनदर थिंग्स विल बी कमिंग टू योर माइंड। हाँ यार, मैंने पेपर 1 विमेन फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पेपर 1 विमेन फ्रॉम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, विमेन फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव, विमेन फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, सब कुछ लिख लो यार। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यही आप अपने दोस्त से बात करोगे, यार विमेन ना ऐसा हो सकता है, बोलेगा विमेन 2-3 पॉइंट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल खत्म। आप बोलोगे विमेन फ्रॉम एथिकल पर्सपेक्टिव, एथिकल क्या होता है भाई? वुमेन फ्रॉम एप्टीट्यूड पर्सपेक्टिव, एप्टीट्यूड क्या होता है? उसको टर्म ही नहीं सुने हुए तो क्या बताएगा आपको? आप बोलोगे विमेन फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, उसको डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पता तो वो बताएगा क्या? उसमें दिमाग हिल गया इसका। तो भाई मेरा दिमाग नहीं हिला, मैं पढ़ चुका हूं। तो आपके सोचने का तरीका और उनके सोचने का तरीका एक अलग रहेगा। कमिंग बैक टू उसी टॉपिक, जहां पे आपको स्टेट्स के बारे में पूछा गया था कि कौन सी कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं। ऐसी स्टेट्स बताओ जो यूपी को टच करती है। कितनी स्टेट्स ऐसे वेस्ट बंगाल को टच करती है? असम, सिक्किम, चलो इसको भी एक और बात ट्राई करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स बताओ, उनके एक बार नाम बताओ उनके। असम हो गया, असम, नागालैंड और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और एक सिक्किम रख लो। कैपिटल बताओ इनके। असम की दिसपुर है, गुवाहाटी नहीं है। मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड और ईटानगर, त्रिपुरा, अगरतला, सिक्किम। ये हम उस पर्सपेक्टिव में हैं जहां आप और दूसरा जो यूपीएससी नॉन यूपीएससी समाज है, आप एक जगह पे हो। आज के बाद या कल से आप उनसे बहुत अलग होने वाले हो। क्यों? बस पहले बात तो आपको हिंदुस्तान के बारे में पता लगेगा कि हमारी कौन सी स्टेट कहाँ पे है, हमारी कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे है, हमारी कौन सी रिवर कहाँ पे फ्लो कर रही है, कौन सी स्टेट की बाउंड्री किसके साथ टच करती है, कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कैंसर को टच कर रही है, उनमें से कौन सी स्टेट्स ऐसी है जिनकी कैपिटल यहाँ पे है, किनकी कैपिटल यहाँ पे है। यूपीएससी में सिर्फ इंडिया से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो आपको यहाँ पे है। अगर कुछ भी समझना है, आपको कुछ भी समझना है, फॉर एग्जाम्पल चाहे हिस्ट्री ही पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, आपको इंडिया के बारे में कम से कम लोकेशन पता होना चाहिए। कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, कौन से रिसोर्सेज, एक पहाड़ के बारे में पता होना चाहिए, रिसोर्सेज एक बाद में चलो अलग बात है। तो अगर आपको किसी चीज की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही नहीं पता, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। मैं बोलूंगा, मैं लेके चलूंगा कि आपको फॉर एग्जाम्पल मैं लेके जाऊंगा, आपको मध्य प्रदेश की लोकेशन पता हो, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उसको ना लोकेशन पता हो तो मैं समझता हूं कि आपको महाराष्ट्र की लोकेशन पता है, लेकिन अगर इसको ना पता हुई तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है।
इसलिए कुछ भी हम स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अक्वाइंट आवरसेल्फ वेल इक्विप आवरसेल्फ किसके साथ विद इंडियन मैपिंग, कम से कम इंडिया के बारे में तो हमें पता होना चाहिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद अदर्स। क्योंकि कल को जब हम हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे गंगा यमुना द्वा बोलूं, आपको मैप पे गंगा यमुना ना पता हो तो प्रॉब्लम है। मैं अरावलीज आपको बोल दूं, आपको मैप पे अरावलीज ही ना पता हो तो प्रॉब्लम है। आप बोलोगे पता नहीं कहां पे क्या अरावलीज आ गई है। मैं आपको मैप पे इंडस रिवर बोल दूं, इंडस रिवर के बारे में सुना है, ठीक है। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कितनी है? इंडस रिवर को जो रिवर्स आसमान से जुड़ जाती है कितनी है? ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। इन जंगल चिल्ड्रन रीडिंग बुक्स ऑफ स्टोरीज, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, खत्म। इसी सीक्वेंस में भी दिया हुआ है, सीक्वेंस भी यही है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन जंगल चिल्ड्रन रीडिंग बुक्स ऑफ स्टोरीज, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। कुछ याद करना भी आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से कंपेरेटिव को याद है। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री है फर्स्ट क्लास में, तो इस इंडस विंडस के बारे में हम बात करेंगे, पहाड़ों के बारे में बात करेंगे, ऑल दोस थिंग्स, लेकिन उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। तो आपने कल वाली क्लास में क्या लेकर आना है? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। कोशिश करना अगर थर्ड एडिशन मिल जाए, देखता हूँ यहाँ पे आपको दिखा सके तो। ये वाली लेनी है, ये नहीं लेनी है, ध्यान रखना, सिर्फ ये वाली लेनी है, इसी कलर की चाहिए। दूसरी ये वाली बिल्कुल मत लेना इसमें से, क्यों? लोकेशंस नहीं मिलेंगी उसमें, बहुत सारी लोकेशंस ही हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर आपके पास नहीं है, आप ऑर्डर करिए। तो मैंने कौन सा एडिशन बोला था? थर्ड एडिशन। वही अगर बुक का कलर तो आपको पता लग गया, ऑक्सफोर्ड थर्ड एडिशन, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। थर्ड एडिशन ये ही लेनी है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस नहीं लेनी है। वो फिर बोला ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस नहीं लेनी है, वहां पे प्रॉब्लम है। ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस और फॉर एग्जांपल वहां पे थर्ड एडिशन चले। तो इसी के साथ ही हम फॉर एग्जांपल इसको वाइंड अप भी करेंगे क्लास को, ताकि कुछ और आप पूछना चाह रहे हो बिफोर वी वाइंड अप दिस? आप कुछ पूछना चाह रहे हो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी? हाँ, रिस्टोर एटलस। कुछ और पूछना चाह रहे हो पक्का ऑनलाइन वाले? एंड ऑनलाइन वाले जो भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ट्राई टू आस्क योर क्वेश्चंस। जैसे ही कुछ समझा के हटेंगे आप अकॉर्डिंगली उसी तरीके से साथ ही साथ में अपने क्वेश्चंस भी पूछते रहना। तो वही दैट इज द ओनली थिंग। नहीं अभी पूछ लो ना दिवाकर, कि अभी जो डाउट है अभी पूछ लो। क्लास नोट्स का ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को पीडीएफ मिलेगा। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी दिवाकर बोलो जल्दी।
हाँ जी, ऑनलाइन का भी होगा सेम रहेगा आकांक्षा। ठीक है, अब 10-15 मिनट में कर लेना दिवाकर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल शार्पली 10 बजे गेट योर एटलस, उसके बाद हम परसों से आपका एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।